अच्छा जी, अभी अभी हमने ये देखा भाई, बड़े मौके पे आए, ओए होए होए, ओए होए, हम FVTPL करने लगे फाइनेंशियल लायबिलिटी में शुरू, बड़े मौके पे आए हो। अभी तो देखो, अभी अभी हमने देखा कि एक बंदा इन्वेस्टमेंट करता है, दूसरे बंदे ने इशू किए होते हैं, ऐसा ही है ना। तो ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। तो मिसाल के तौर पे एक बंदे ने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट की, एक डिबेंचर खरीदा और ईयर एंड पर उसकी वैल्यू हो गई 80 रुपए। पॉसिबल है? लॉस है? क्या ख्याल है? गम की बात है? गम की बात है, ठीक है। तो अब ये जिसने परचेज किए हैं उसके लिए गम की बात है। एक बंदा इशूअर भी तो था, यही 100 रुपया किसी ने लोन लिया भी तो होगा। ये अगर लोन हो, फाइनेंशियल लायबिलिटी जिसको कह रहे थे, तो मैं कहूँ कि जी कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, ये इसने किया था, इसको तो भूल जाओ। ऐसे 100 रुपये का इस बंदे ने लोन लिया था और ईयर एंड के ऊपर फेयर वैल्यू इसकी कितनी है? लोन की फेयर वैल्यू होती है। ये क्या चल रहा है अभी, ये जो कोर्ट हो रहे थे डिबेंचर्स, ये लोन ही तो है, डेट इंस्ट्रूमेंट। अगर कोर्ट, अगर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है तो ये उसकी फेयर वैल्यू नहीं तो और क्या है? ये कैसी बात करोगे, फेयर वैल्यू नहीं है इसकी? नहीं होती ना, यही तो मसला है ना, यही तो समझाने लगा हूँ आज, यही तो समझाने लगा हूँ आज, ठीक है भाई। देखो, आपने किसी को लोन दिया है, ये लोन दिया किसी को, तो 100 रुपये अगर आज 80 रुपये आ रहे हैं तो क्या मतलब है? फेयर वैल्यू गिर गई ना, ठीक है। हाँ वो, हाँ तो बाजार में बेचने की बात हो रही थी ना, फेयर। तो उस बंदे को हम वापस नहीं करते ना, हम बेच देंगे बाजार में। आज तो इसको इसी पे रखेंगे ना। अगर फेयर वैल्यू पर रखना है तो इसका मतलब इसको 80 पे लाना है, नहीं लाना। रिडेम्पशन की बात रिडेम्पशन के वक्त देखेंगे ना। फिलहाल मैं आज की बात कर रहा हूँ। 100 वाला एसिड कितने का हो गया? तो आपको 20 का गम आया। जिसने ये लोन दिया था उसका 100 वाले लोन के, ये 100 आपने इन्वेस्ट किया, लोग क्या कह रहे हैं? 80 ही आएगा। यही मतलब होता है ना इसका। जिसने लोन लिया था 100 का, लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं? 80 ही दे पाएगा। बात तो वही है ना यार। एक ने लोन दिया हुआ है, दूसरे ने लोन लिया हुआ है। जिसने लोन लिया हुआ था उसकी इन्वेस्टमेंट को आप कह रहे हैं हाँ हाँ ये 80 पे आ गई, तो जिसने लोन लिया हुआ था उसके बारे में क्यों नहीं कह रहे हो हाँ हाँ ये अब 80 देगा? ये बात समझे हो? अच्छा, अब मुझे बताओ, ये 100 रुपया जिसने लोन लिया था, लोग इसके बारे में कह रहे हैं कि 80 रुपये अब ये देगा, तो इसको 20 रुपये की खुशी हो रही है या गम? अच्छा, ये एक ऐसी खुशी है जो खुशी भी है और साथ ही साथ जो है एक जो है वो शर्म सी भी महसूस हो रही है। मतलब खुशी तो नहीं कहना चाहिए, मतलब एक फ़ायदा नज़र भी आ रहा है और दुख की बात भी लग रही है। जैसे अल्लाह माफ़ करे को बंदा चोरी कर ले, तो एक चीज़ आ गई है, उसको खुशी महसूस हो रही होगी, लेकिन दिल के अंदर क्योंकि गुनाह है तो एक परेशानी होगी उसके कि यार ये क्या कर दिया यार, मेरे नसीब में तो वैसे भी ये चीज़ थी ही है, मैंने इसको जो है वो, अगर मैं थोड़ा सब्र करता तो अल्लाह ने मुझे देनी तो ये थी ही। एक बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या है, मतलब एक तरह से खुशी भी उसको हुई है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो काम सही भी नहीं हुआ। क्या मतलब? क्रेडिट रेटिंग डिटीरियोरेट हुई है। जिसने 100 रुपया लिया था, लोग बाजार में उसके बारे में अब क्या कह रहे हैं? आपने बाजार से, दोस्त ने आपसे 100 रुपया लिया, अब आप दोस्त के बारे में क्या कह रहे हैं? आपके दोस्त कह रहे हैं, आपके दूसरे दोस्त कह रहे हैं 80 ही देगा, 20 रुपये उससे आने वाले नहीं है। अब वो जो आपका दोस्त है वो बीच में खुश तो हो रहा है, लेकिन उसको ये पता है कि जितने दोस्त बैठ के ये कह रहे हैं ना अब उससे 20 नहीं आने, अगली बारी फिर सोच समझ के मुझे उधार देंगे, यानी मेरी क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो डिटीरियोरेट हुई है। तो वैसे तो ये दुख की बात है, पर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रीज के पॉइंट, जर्नल एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे हम खुशी की एंट्री करेंगे। इस पे इत्तेफाक करते हो? बोलो। पहली बात तो मैंने ये बताई कि लोन की फेयर वैल्यू होती है। ये डिबेंचर जो ट्रेड हो रहे हैं इसका मतलब क्या है? फेयर वैल्यू ही है। और भाई जब असल में चीज रिडीम होगी तो तब की तब देखी जाएगी। रिडीम क्या हो सकता है अगला डूब जाए, फिर लोन दिया हुआ बंदा फिर डूब जाए तो फिर आपका पैसा भी डूब ही जाता है ना, ठीक है। तो ये डूबने वाली बात ही हो रही होती है। खैर चलें, छोड़े। तो इन्वेस्टमेंट किसी ने कर रखी है 100 रुपए, वो 80 पे आ गई, मतलब उसको 20 का नुकसान है। तो जिसने ये पैसे लिए हुए थे उसने अब 80 देने हैं। तो जर्नल एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? फिर ये खुशी की बात है, गेन है। ये क्या है? तो चेक करो, एंट्री भी वही हो रही है। लोन डेबिट, लोन कम हुआ, लोन डेबिट P&L क्रेडिट, लोन डेबिट P&L क्रेडिट। बात समझ आई? और बोलो, ठीक है। ये लोन कम हुआ है, P&L डेबिट, P&L क्रेडिट हुआ है, खुशी
जनरल एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खुशी है, लेकिन वैसे ये बच्चों खुशी नहीं है। वैसे क्या है, वैसे ये दुख की बात है। यानी कि इस पीएनएल का क्रेडिट होना साथ ही साथ एक दुख भी लाया है। वो क्या है कि आर क्रेडिट रेटिंग इज डिटीरियोरेटिंग, आर क्रेडिट रेटिंग इज डिटीरियोरेटिंग, डिटीरियोरेटिंग, रेटिंग डिटीरियोरेटेड, यूं लिख दो जरा, टिंग टिंग हो रहा था, मैंने कहा टिंग टिड कर दो, टिंग टिड। पहले क्या था, रेटिंग इज डिटीरियोरेटिंग, टिंग तो मैंने कहा टिंग और टिड कर दो, टिंग टिड, ओ दोनों ही गए, टिंग टिड। क्या, रेटिंग डिटीरियोरेटेड, टिंग टिड, याद रहेगा। तो वैसे तो खुशी है लेकिन टिंग टिड भी है। ओके चले, अच्छा अब इसकी एंट्रीज भी कर लो। इसकी एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। अच्छा बस ऐसे मजबूर करते हो कि मैं ना बस खिंच के रखा करूं, तुम लोग पढ़ाया ना करो इस तरह से जी। कैश डेबिट लोन क्रेडिट और फिर टिंग टिड की एंट्री, टिंग टिड की एंट्री करो, पीएनएल डेबिट, नहीं एंट्री से सही बोलो ना, ऐसे पीएनएल डेबिट और हाँ लोन डेबिट, लोन कम हो रहा है और फिर खुशी हो रही है आपको। हाँ असल में रेटिंग जो डिटीरियोरेटेड हुई वो नुकसान की बात है, ठीक है ना, लेकिन जर्नल एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नुकसान खुशी की तरह से रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो लोन डेबिट पीएनएल क्रेडिट कितने से, नोट कीजिए जी, ये एंट्री सिखाइए, अब यहीं से सीखना, आगे काम यहीं से हो जाना। अब टिंग टिड, यार ये साथ देखो कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने ये साइड पे कर दिया, ठीक है ना। वैसे ये वाली कहानी दूसरे के पास ये वाली कहानी है, अगर कोई साथ देखना चाहे तो ये देख ले, लेकिन मेरे दिल में तो आ रही थी कि सिर्फ उसी को ही देखे। ऐसे ही सोचें, लोन 100 रुपये का लिया हुआ है, अब लोग कह रहे हैं हमारे बारे में 80 देगा, तो हमारी रेटिंग तो ड्रॉप हुई है, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह माफ़ करे खुशी महसूस हो रही है कि चलो 20 रुपये तो बच गए, अब देने नहीं पड़ेंगे, हैं जी। पाकिस्तान का कर्जे लोग माफ़ कर दें, खुशी तो होगी, लेकिन एक मसला ये भी हो रहा है कि अगली बारी फिर कर्जे नहीं मिलेंगे, इज्जत भी मजरू होगी। ये इज्जत ही ये इज्जत ही मजरू हो रही है, ये इज्जत मजरू हुई। हाँ लेकिन हाँ टिंग टिड की वजह से, लेकिन जनरल एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, गेन। अच्छा अब ये याद रख लो, अच्छा याद ना रखो अभी, मिसाल के तौर पे अगर ये इस तरह से होता कि 100 रुपये हमने लिए थे और लोग कह रहे हैं ये तो 120 ही वापस कर देगा, तो ये रेटिंग, अच्छा 100 रुपये ने 100 ही वापस होते हैं वैसे बाय द वे, लेकिन चलो मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि कल को ये बेहतर होकर 90 हो जाए। अब जनरल एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा होगा, लायबिलिटी बढ़ रही होगी, लायबिलिटी क्रेडिट, पीएनएल डेबिट, यानी नुकसान हो रहा है, लेकिन क्रेडिट रेटिंग क्या हो रही है, रिमूव इंप्रूव, ठीक है जी, सही है। अच्छा आए जरा, ये क्वेश्चन नंबर 25 एक है हमारे पास, पेज नंबर है जी 668, पन्ना नंबर है भाई 668। बात छोड़े उस पन्ने को, इस पन्ने को देखें जी। डिबेंचर्स ऑफ ₹100 आर इश्यूड ऑन 1 जनवरी 18, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, लोन या फाइनेंशियल लायबिलिटी एफएल, ठीक है। द फाइनेंशियल लायबिलिटी इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग एंड देयरफॉर मेजर्ड एट एफईटीपीएल। ये पहली बार देख रहे हैं हम, अभी तक तो अमोर्टाइज कॉस्ट में मसला ही कोई नहीं आया ना, सिर्फ इतनी सी बात समझानी थी आपको कि जब शेयर इशू होते हैं तो ये लायबिलिटी है, डिबेंचर्स इशू होते हैं तो ये लायबिलिटी है, तो आपको कैश आएगा लेकिन ट्रांजेक्शन कॉस्ट जाएगी, तो फिर इश्यू प्राइस लेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे करो। बाकी स्केड्यूल भी वैसा, एंट्रीज भी वैसी, बस ये लोन लिया की एंट्रीज हैं, तो लोन लिया और इंटरेस्ट दिया, तो इसलिए जरा भी मसला नहीं आया आपको अमोर्टाइज कॉस्ट के अंदर। क्या आया था कोई, चले बाकी देख लेते हैं और तसल्ली करेंगे फिलहाल। तो दिस फाइनेंशियल लायबिलिटीज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ये पहली बार देख रहे हैं। फेयर वैल्यू डिबेंचर एट ईयर एंड इज एज फॉलोज,
31 दिसंबर 18 पे 25,000, 31 दिसंबर 19 पर 58,000। ठीक है जी। अब यकम जनवरी 18 पर चलो लेजर भी बनाते हैं, एंट्रीज भी करते हैं। यार ये मिटवा दो दें भाई, जल्दी से जल्दी से, 1 मिनट में मिट जाना चाहिए जी। डिबेंचर ऑफ 100,000। अच्छा अब जरा एंट्रीज कर लेते हैं, लेजर बनाएं पहले तो। ठीक है, लेजर बनाएं जरा। अच्छा जी, ये ले। अच्छा जी, यार तुम इधर इधर क्या देखोगे, बस ठीक है छोड़ दो, जाओ लेजर बनाएं, लेजर आ जाओ, लेजर इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट नहीं नहीं नहीं, ये तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, लोन लोन। ठीक है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी, और इसको हमने सोचा है FVTPL मॉडल में रखेंगे। एक बात और भी आप काबिल गौर देखें, जैसे ही कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी आता है ना, लेजर ओपन हो जाता है। ये एक कॉमन चीज हमने देखी थी। बस ये आज खत्म है IFRS 9 हमारा। ये 7 चीजें हैं, ये 7 चीजें हैं। शेयर्स खरीदें किसी के तो उसको FVTPL या FVTOCI में रखें, 2 हो गए। किसी के डिबेंचर्स खरीदें तो अमोर्टाइज कॉस्ट, FVTPL, FVTOCI, 3 हो गए, ये 5 हो गए। अगर शेयर्स डिबेंचर्स इश्यू करें तो फिर 2 है, अमोर्टाइज कॉस्ट और आज आखिरी वाला FVTPL। को मसला है, समझ आता है? बस इसको जितनी बार अच्छे तरीके से करते जाओगे बेहतर होता जाएगा जी। तो डिबेंचर्स ऑफ 100 यकम जनवरी 18 जी बेटा, होती हैं ट्रेड। डेट ये डिबेंचर क्या है? जिसने इशू किया है उसकी लायबिलिटी तो है। अगर वो मार्केट में ट्रेड हो रही है तो भाई है, ट्रेड होती है ना। ठीक है, ये 100 रुपए का डिबेंचर जो है ये इस भाई ने खरीदा, इसकी अपनी टर्म्स थी, लेकिन मार्केट के अंदर चूंकि इनका नाम अच्छा बढ़ रहा है, ठीक है, और ये पता है कि यहाँ पर इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा और ये इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, तो हर बंदा ये डिबेंचर खरीदना चाहेगा। तो इस भाई ने कहा यार मुझे पैसों की जरूरत है, तो इसने कहा भाई किसने खरीदना है, आपने आगे वो खरीद लिया। अब जो उस वक्त फेयर वैल्यू चल रही थी उसके ऊपर ट्रेडिंग चल रही है, और जिसके पास एंड में होगा वो जाकर रिडीम करा लेगा। ठीक है ना। अच्छा, यकम जनवरी 18, ये असल में जरा हजम नहीं होता जब फाइनेंशियल लायबिलिटी में आती है ना फेयर वैल्यू, यहां पे आगे बच्चे फंसते हैं। इसलिए मैंने पहले वो सामने रख के आपको दिखाया कि यार एक की इन्वेस्टमेंट को तो आप फेयर वैल्यू कह रहे हो, तो दूसरे ने वही देने दे, उसको भी फेयर वैल्यू नहीं कहते, और ट्रेड भी होता है। ठीक है, जरा असल में एक और मसला भी है ना, ये डेट सिक्योरिटीज की मार्केट इतनी डेवलप्ड है नहीं पाकिस्तान में। ठीक है ना, शेयर्स की काफ़ी बेहतर, काफ़ी डेवलप्ड है, शेयर्स खरीदो फरोख्त ज़्यादा होती रहती है, डिबेंचर्स की खरीदो फरोख्त ज़रा कम होती है। ठीक है ना, तो इस वजह से आप लोगों को थोड़ा आइडिया इसका हो नहीं पा रहा ज़्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं, ज़िंदगी में बहुत सारे अभी तजर्बे अभी रहते हैं जी। कैश डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, क्रेडिट। तो जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड, किस एक ही साल की करनी है, 2 की करनी है? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। तो यकम जनवरी 18 पर कैश डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट 100 रुपए से। अच्छा इधर देखो, अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती तो उसको माइनस कर देते इसमें से। नहीं नहीं नहीं, FVTPL का हर मॉडल जो है उसकी बस यही खास बात है जो कैंडी में है और जो किसी और में नहीं है, कि FVTPL का हर मॉडल जो है वो उसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हमने एक्सपेंस आउट करना होता है। तो लिख लें ताकि वक्त जरूरत सनद रहे और काम आए। एक्सपेंस डेबिट सवाल में तो नहीं है, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री है जो कि इस सवाल में नहीं थी। ठीक है जी, अब यहां पे जरा रुक जाएं। एक 31 दिसंबर 2018 आया, अब आगे नहीं लिखना, फिर ना कहना जी 25,000 पर हमारे फेयर वैल्यू डिबेंचर्स एट द एंड ऑफ ईयर इज एज फॉलोज। सो अब देखो ना, यही वाला डिबेंचर जिसने इन्वेस्टमेंट की होगी, खरीदा होगा, उसका लाख वाला डिबेंचर 25 पे आया होगा ना, उसने लॉस बुक किया होगा ना। हाँ, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे हम इस वक्त बात किसकी कर रहे हैं? हाँ, जो जिसने इशू किया उसकी बात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो इशू, अच्छा वो कहता है
फेयर वैल्यू डिबेंचर एट द एंड ऑफ ईयर इज एज फॉलोज। 31 दिसंबर 18 की शाम को, यार ये सिर्फ 18 क्यों इन्होंने लिखा हुआ है, इन्होंने 19 क्यों नहीं लिखा, हम लिख लेते हैं। चलें, अब हो गया पूरा, तसल्ली होगी जी। 25,000 पर ट्रेड हो रहा है, तो यहां तक भी आपने अगर लिख लिया तो कोई मसला नहीं है 25, लेकिन यहां से आगे नहीं लिखना। अच्छा, अब बताएं जी, क्या कह रहे हैं आप? 100 रुपये वाली लाइबिलिटी कम होकर 25 रहेगी, 100 वाली लाइबिलिटी कम होकर, यानी इस तरफ जब भी बैलेंस आना है तो ये खुशी की बात होती है ना, ये वाला अकाउंट डेबिट और P&L क्रेडिट, और इधर आएगी तो गम की। तो अभी क्या नजर आ रहा है आपको यहां पर 75। अब एक मिनट जरा प्लीज लिखना बंद कर दें। ये 75 जो है, ये आपका दिल कर रहा है कि हम इसको खुशी के तौर पे P&L में बुक करें, खुशी के तौर पे P&L में बुक करें, लेकिन स्टैंडर्ड आगे बढ़ा और बढ़ के कहने लगा, देखो एक है आपकी अपनी हरकतें और एक है ओवरऑल मार्केट के हालात। अगर तो ये फॉल इन मार्केट वैल्यू मार्केट के हालात की वजह से है तो फिर तो P&L ठीक है, और अगर ये फॉल इन मार्केट वैल्यू आपकी अपनी हरकतों की वजह से है तो फिर इस खुशी को P&L में रिकॉर्ड ना करो, इसको OCI से रूट कराओ। इसको क्या करो? और अगर मिक्सचर हो जाए तो और अच्छी बात है, सवाल में तो मिक्सचर ही आएगा ना, ठीक है। तो ये बात समझ आई है? नहीं समझ आई होगी, पहले लिखो पहले लिखो कि फॉल इन मार्केट वैल्यू अगर हमारी अपनी हरकतों की वजह से हो ये फॉल, असल में हम इश्यूअर है ना, इश्यूअर हैं, तो फॉल इन मार्केट वैल्यू को वैसे डिटीरियोरेशन हो रही है, मैं मान रहा हूं, लेकिन जर्नल एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से खुशी कह रहे हैं ना हम, तो बोलो, तो फॉल इन मार्केट वैल्यू की वजह से क्या आना है? खुशी आनी है। बोलो, फॉल इन मार्केट वैल्यू की वजह से खुशी आनी है ना। तो लिख रहे हैं हम कि अगर फॉल इन मार्केट वैल्यू हमारी अपनी हरकतों की वजह से हो तो इस खुशी को OCI में रिकॉर्ड करना है। तो इस खुशी को OCI में रिकॉर्ड करना है, और अगर ओवरऑल मार्केट की वजह से हो तो फिर खुशी को P&L में डाल देना, ठीक है। अभी तो देखो, हमारी हरकतों की वजह से मतलब हमने खुद ही ऐसे काम किए हैं कि हमारी हालात कंपनी के इतने माड़े हो गए हैं कि हमने जिनसे लोन लिया हो वो मैं कह रहे हैं कि ये नहीं उड़ बच दे। और मार्केट का हिसाब ये है कि जैसे पूरी मार्केट का ही इंटरेस्ट जो है, वो पूरी मार्केट का ही एतमाद उठ गया हुआ है इस वक्त, ओवरऑल मार्केट में हालात ऐसे हो गए हैं, ठीक है। तो ये सवाल में गिवन होगा जी। ये अब स्टैंडर्ड कहता है, अब स्टैंडर्ड खुद बना लेते हैं फिर नया स्टैंडर्ड। OCI ये कहता है कि अगर आपकी अपनी वजह से ये फॉल इन ये क्रेडिट, असल में इसके पीछे बहरहाल वो फिर एक सी वॉल्यूम, वो सेंड का ना एक सी भी पार्ट है, ठीक है ना, उसको खोल कर देखें, उसमें जाके ऑफिस 9 के अंदर बेसिस ऑफ कंक्लूजन होती हैं हर पैराग्राफ की कि क्यों ये बनाया, तो वहाँ पे आप जाके ढूंढ भी सकते हैं इसको, ठीक है, अगर चाहें तो। जी मैं ज़रूरत समझे तो मैं कर देता, इसको ढूंढ के बता देता जी। 31 नंबर 18 पर 25,000 पर वैल्यू चली गई है, जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि गेन ऑफ है फेयर वैल्यू तो लाख से कम हुई है, उसको क्या कह रहा है? ये गेन है। नहीं, उसको क्या कह रहा है? ये गेन है। तो ये बात मैंने पहले समझा दी है कि है तो फॉल इन मार्केट वैल्यू, लेकिन जनरल एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या होगा? गेन वाली एंट्री होगी, ठीक है। अब वो कहता है ये जो गेन है, यानी ये फॉल इन मार्केट वैल्यू है 20,000 वाला, ये डिबेंचर का जो है ये एट्रीब्यूटेबल टू आर क्रेडिट रेटिंग, हमारे बारे में लोगों की ये राय है। तो अगर 25 में से, ये 75 में से 20 का हमारा कसूर है, यानी हमारी क्रेडिट रेटिंग की डिटीरियोरेशन है, तो बाकी फिर मार्केट का ही होगा, जाहिर सी बात है। अब उसूल क्या होगा? असूल ये होगा, सवाल आपको ये बताया करेगा हमेशा, सवाल आपको ये हमेशा बताएगा, ये आपने नहीं निकालना, सवाल हमेशा आपको ये बताएगा
आपकी क्रेडिट रेटिंग के अंदर कितना फॉल आया, तो कितना जी, गेन ऑफ 20, ऐसा ही है, बोलो गेन ऑफ 20। तो ये एंट्री आपने पहले करनी है, गेन ऑफ 20, गेन ऑफ 20, ये साइड गेन के लिए है ना, ये P&L या OCI क्रेडिट, ठीक है ना। तो फेयर वैल्यू रिजर्व के नाम से जो पहले भी क्रिएट हो रहा था, यानी OCI वाला, इसको आपने इधर रख देना, ठीक है। ये क्या है हमारे पास आज, गेन है, और अगर लॉस होता तो इधर आ जाता, ठीक है। ये लिख लिया। अब उसके बाद नॉर्मल काम वही लाल मार्कर से अच्छा, ये किसी भी तरफ आ सका करेगा, वो आपने मैकेनिज्म ऐसा हमने बना लेना है, भाई को जगाना, हम मैकेनिज्म बना रहे हैं, तुम सो रहे हो, मैकेनिज्म ऐसा बना लेंगे कि ऑटोमेटिकली ये काम हो जाएगा। याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी होगी कि हमने ओपनिंग क्लोजिंग लिखने, उसके बाद सवाल हमें बताएगा हमारी क्रेडिट रेटिंग की वजह से कितना गेन है, लॉस भी आ सकता है लेकिन अभी गेन है, ठीक है। प्रैक्टिस करते हैं 2-3 ऑप्शंस के साथ। हमारी क्रेडिट रेटिंग की वजह से कितना गेन है जी, 20 का, तो वो गेन है तो इधर फेयर वैल्यू रिजर्व में डालना है, और बाकी वही लाल वाला मार्कर जी इधर ही है, कितना, ये 55 कहां ले जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये बैलेंसिंग, ठीक है। अब इसकी एंट्री कैसे होगी, ये एंड पे आएंगे तो इसकी एंट्री होगी, अच्छा कहीं पे इंटरेस्ट रेट गिवन है जी, अगर होता तो चलो वो एंड पे लिख लेंगे, एंड पे लिख लेंगे, नहीं है तो एंड पे लिख लेंगे जी। फिलहाल मुझे ये एंट्री करवाओ जी, मुझे बताओ फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या हो रही है, डेबिट। अच्छा मेरा मशवरा नंबर 2, पहली बात वो लिखवाई कि उसूल क्या है, ठीक है, और दूसरी बात मैंने आपको कहा ये हमेशा पहले लिखेंगे और दूसरा बैलेंसिंग निकलेगा, ठीक है ना। अब मेरा मशवरा, जर्नल एंट्री करते हुए फाइनेंशियल लायबिलिटी को आपने बैलेंसिंग निकाला करना है, जर्नल एंट्री करते हुए फाइनेंशियल लायबिलिटी को आपने बैलेंसिंग निकालना है, ओके। पता नहीं डेबिट हो क्रेडिट हो, फिलहाल तो फेयर वैल्यू रिजर्व क्या हो रहा है, फेयर वैल्यू रिजर्व OCI वाला, ये क्या हो रहा है, क्रेडिट, ठीक है जी, कितने से, 20 से। अच्छा P&L डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी, फिलहाल क्या हो रहा है, फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट हो रहा है और P&L क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो P&L हो गया क्रेडिट, कितने से, 55 से। बैलेंसिंग फिगर डाल दो फाइनेंशियल लायबिलिटी को, और वो कितनी है। अब आप कहोगे इतना आसान काम है और ये इस तरह से मुश्किल करवा रहा है, भाई ये तो आज दोनों एक साइड पे आ गए ना, ये एक साइड पे नहीं आया करते, फिर मसला हो जाएगा। इसलिए क्या करोगे, सबसे पहली बात याद रखनी है, हमारी क्रेडिट रेटिंग को के गिरने की वजह से जो आपको गेन आया है, गेन कहें उसको, शर्म से कहें, लेकिन कहें शर्म से, लेकिन ठीक है, हमारी क्रेडिट रेटिंग गिरने से जो हमें गेन आया है, ऐसे करके शर्म से कहना है, ठीक है ना, वो गेन आपने OCI में डालना है, और मार्केट, उसके अलावा वाला जो मार्केट का होगा, जाहिर है वो मार्केट का माल उठ गया होगा, वो बाकी क्या है, वो P&L के अंदर। तो फिर यहां पर भी क्या करेंगे, ये सवाल हमें बताया करेगा, ये हमें सवाल बताएगा, ठीक है। तो सवाल ने में ये बता दिया, अब दूसरा बैलेंसिंग आ गया, एंट्री करते हुए क्या करना है, फाइनेंशियल लायबिलिटी को बैलेंसिंग निकाला करना है, गॉट इट। लेकिन अगली बात आपको पता है, अगर फेयर वैल्यू रिजर्व कहीं आ जाए ना, तो हम वो बैलेंस निकाला करते हैं, तो बैलेंस ऑफ फेयर वैल्यू रिजर्व, और फिलहाल तो ये क्या है, क्रेडिट 20, ठीक है। और उसके बाद एक एंट्री, जो ये किस दिन की एंट्री है जी, 31 दिसंबर 2018 की, और भाई FVTPL मॉडल है, अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह हो तो उसको आपने कूपन रेट के ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, इधर देखो कूपन, बल्कि फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट, ये तो पक्का उसूल आ गया ना। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स था, उसमें हमने कहा था कि आपने डिविडेंड को पकड़ लेना हो, तो दोनों केसेस में ऐसा ही था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इन्वेस्टमेंट डिवेंचर्स किया, तो उसके FVTPL में भी यही कहा था। आज हमने डिवेंचर्स इशू किए हुए हैं, तो उसकी भी FVTPL के अंदर वही रूल है, ठीक है, बस एंट्री बदल गई, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ है नहीं, मतलब इंटरेस्ट गिवन नहीं है, इंटरेस्ट रेट गिवन होता तो ये एंट्री भी पास करते। तो मसला तो बताएं जी, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, जी बेटा बोलें, कोई मसला बताना है मुझे, ठीक है। सर से बस कह रहे हैं 5-7 मिनट आज बस गुजारा करके जाए। शुक्र है सर, सर अदनान सही हुए तो उन्होंने पुठा पुठा टंगिया होंदा सी, उन्होंने वही सही थे, आ जाएंगे इंशाल्लाह, कोई बात नहीं।
वो सीएमए के साथ मैच। इस बार मैंने ना सीएमए बाद में रखनी है उनके, मैंने कहना बस सर ना से कोई क्लैश ना पड़े और जो मर्जी हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद भाई ये काम नहीं होना, ये काम ही नहीं होना, इधर आ जाओ, ये एंट्री तो होगी। अब ये एंट्री भी होगी, लेकिन जाहिर सी बात है हमारे पास रेट नहीं है। अब सिर्फ वही एंट्री रह गई है जो आपको सिखाने के लिए मैं आया हूँ। तो ब्रॉड डाउन 25 है और 31 दिसंबर 19 पर कैरी डाउन जो है वो कैरी डाउन कितना हो गया। अब वैसे तो आपको दुख महसूस होगा जनरल एंट्री के हिसाब से, क्या मौत तो पड़ेगी ना, अब ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे कि पहले जो लोग सोच रहे थे 25, अब लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं 58। लेकिन भाई बहरहाल ये क्रेडिट रेटिंग की इंप्रूवमेंट है, ठीक है। अब कितना जी 50। अब ये क्या है, ये गम की बात है। अच्छा क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो रही है, लेकिन जनरल एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, गम की बात है, क्योंकि लायबिलिटी क्या होनी है, अब ग्रो होनी है, बढ़नी है। अब यहां पे भी जो इंप्रूवमेंट तो आपकी क्रेडिट रेटिंग की है वो ओसीआई में, और जो ओवरऑल मार्केट के हालात बेहतर हो गए, पढ़ते हैं 58,000, ये अब यहां से 58,000 पे आया। अब इसके बारे में क्या कह रहे हैं, अच्छा ये लॉस है, लॉस है ये, हाँ ना, दुख है। तो लॉस ऑफ 42 इन फेयर वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज एट्रिब्यूटेबल टू, ठीक है, यानी कि हमारी इंप्रूवमेंट आ गई है, ठीक है। तो 42 क्या है, 42 क्या है, खुशी या गम, गम, गम। क्रेडिट रेटिंग की इंप्रूवमेंट क्या है, गम है, गम है। तो अब बताओ गम डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, पीएनएल ओसीआई में डेबिट होता है, तो ये अकाउंट क्रेडिट होगा, ये पहले लिखना है, इधर देखो। तो फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई वाला आज गम है, गम, लॉस कितना 42। अब भाई किसी भी तरफ बैलेंसिंग फिगर आ सकती है, किस तरफ आ रही है, हैं, ओ माय गॉड। अब ये क्या है, ये घर जाके बेशक सोचना, मेरे पास टाइम नहीं है जनाब, घर जाके सोचना ये क्या हुआ। मतलब यही हुआ होगा कि ओवरऑल हमारी क्रेडिट रेटिंग तो बहुत इंप्रूव हुई है, लेकिन मार्केट से भी ज्यादा इंप्रूव कर गई, मार्केट में कुछ शायद फॉल कर गई थी, जो भी है बहरहाल नेट इंपैक्ट आएगा। जो मैकेनिज्म चलाया है इससे इंशाल्लाह काम होगा आपका, ठीक है। जैसे एंट्री में आपको क्या सिखा, ये समझ आया। पहले क्या किया हमने, अपनी क्रेडिट रेटिंग का लॉस था तो पहले वो रिकॉर्ड किया, आज गेन है तो वो रिकॉर्ड किया। बैलेंसिंग कहां चला गया, पीएनएल में। एंट्री करते हुए क्या कहा हुआ है आपको, फाइनेंशियल लायबिलिटी को आपने बैलेंसिंग निकालना है। अब ये एंट्री 31 दिसंबर 2019 पर हो रही है। फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट, फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट डेबिट हो रहा है। अच्छा फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, तो फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट कितने से, ओसीआई वाला 42। नेक्स्ट मैंने कहा था फाइनेंशियल लायबिलिटी को बैलेंसिंग निकालना, ठीक है। फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट हो रहा है, पीएनएल क्रेडिट, पीएनएल क्रेडिट, तो पीएनएल क्रेडिट हो गया कितने से, 9 से। अब बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है, क्रेडिट साइड पर, कितनी 33 क्या है जी, फाइनेंशियल लायबिलिटी, यानी वो नेट में इंपैक्ट निकल आया ना इस तरह से। तो ये तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम अगर हर बार चेंज करते हैं तो मारे जाएंगे, ठीक है। तो बस अपना तरीका यही है, इसको मेरा मशवरा है बैलेंसिंग निकाल लिया करना, ठीक है, सही है। अब क्या करना है जी, अगला काम बैलेंस ऑफ फेयर वैल्यू रिजर्व निकालना है। तो ओपनिंग क्रेडिट, इसका क्या करना है, बैलेंस शीट में लिखना नहीं है इसको 20। उसके बाद फॉर द ईयर कितना आया जी, डेबिट 42, ओहो, तो क्लोजिंग में तो डेबिट 22 बच गया आज। ठीक है, पीएनएल बैलेंस शीट बना लें। चलो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, फेयर वैल्यू गेन लॉस, मेरे ख्याल में और तो कुछ भी नहीं आता, लायबिलिटीज और रिजर्व जी, नहीं वो आएंगे तो बता देंगे जी। एसओसीआई में पीएनएल के अंदर क्या जाना है जी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस भी, भाई जरा बुलाना असगर को, मुझे लगा असगर आया जाए, दरवाजा ना खोला हुआ, मेरा डर जाता हूँ मैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस पता नहीं है जी, मुझे पता नहीं है कौन कौन से साल हैं, 18 और 19।
उसके बाद फेयर वैल्यू गेन या लॉस P&L में आता है। इधर देखो देखो देखो, और यहां पे क्या लिखते थे, फेयर वैल्यू चेंज, ये लिख लेते थे OCI वाला, ये भी आता है, ठीक है। उसके बाद हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी है। अब मुझे बताओ गेन लॉस कितना आ रहा है, P&L वाला गेन लॉस कितना आया, 55 का पहले साल में गेन है और 9 का लॉस। OCI वाला पहले साल में 20 गेन है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, गेन तो बहुत अच्छी बात है जी जी। 20 का गेन है और 42 का लॉस, ठीक। अच्छा जी, अब लायबिलिटीज के अंदर फाइनेंशियल लायबिलिटी कितने पर नजर आएगी, 25 पहले साल के एंड पे, 58 दूसरे साल के एंड पे। इक्विटी जरा माजरत नीचे आ गई है, इक्विटी के अंदर फेयर वैल्यू चेंज नहीं, अब फेयर वैल्यू रिजर्व, ये लाल वाला 20 पॉजिटिव 22 नेगेटिव। बताओ जी कोई मसला, ये FVTPL मॉडल। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अब करनी थी लेकिन टाइम हो गया ख़त्म, ठीक है। तो आपने एक एंट्री करके लानी है, मैं जल्दी से यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक एंट्री करके लानी है और उसके बाद होमवर्क के कुछ क्वेश्चन है। फाइनेंशियल लायबिलिटी है, ब्रॉड डाउन है 300, कैरी डाउन है, ऐसी बस प्रैक्टिस आपने घर से करके आनी 180। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है गेन ऑफ, गेन तो आया है ना, कमी आ रही है, तो बोलो गेन ऑफ ₹133 इज ड्यू टू आर क्रेडिट रेटिंग। अब वो जो भी है, कमी है या ज्यादती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री करके लानी है आपने, सिर्फ ये तस्वीर लें जल्दी से, ये तस्वीर लें जल्दी से, ये आपका होमवर्क है, जर्नल एंट्री करके आनी है। आप पता नहीं कैसे करेंगे जर्नल एंट्री, जर्नल वर्क, जर्नल एंट्री डन हो गया। उसके बाद आपने इससे अगला सवाल देखें 25A, ये भी आपका होमवर्क है। इसी से अगला है, और उसके बाद जो डिटरमिनेंट लिमिटेड वाला सवाल है जिसका पार्ट एक रहता था, वो भी आपने अब कर लेना है। टेस्ट आ गए, अभी क्लास के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। अच्छा जी, आपको एक सवाल होमवर्क में दिया था आज से को 2-3 दिन पहले, पेज 550 पे आ जाए, उसका सोल्यूशन है। ये मैंने इसलिए दिया था कि ये ऐसी चीज़ थी जो शायद आपको कहीं और मिली नहीं थी और 1-2 नंबर के लिए आ सकता था। एक पर्पस था और दूसरा सी पार्ट में था, आई थिंक प्रॉब्लम्स थी। क्या सी पार्ट क्या था, प्रॉब्लम्स या क्रिटिकल एनालिसिस, कुछ ऐसा था, ज़रा बताएं हेडिंग क्या थी। ये सवाल है नंबर, मैं खुद ही देख लेता हूँ, नंबर 3 पर, ये क्रिटिकली इवेल्यूएट। तो प्रॉब्लम्स बेसिकली थी पार्ट सी में, तो पार्ट सी में क्या है, प्रॉब्लम्स। IFRS 8 में क्या प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा भाई इधर देखें, ये सवाल सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ना है आपने और 2-3 पॉइंट्स इसमें से बस जहन में रख लेने हैं, मतलब एक बार पढ़ लिया ना तो आपके जहन में ये आ गए। क्या पर्पज़ है जी IFRS सेगमेंट इंफॉर्मेशन का, पर्पज़ क्या है इसका? पर्पज़ है यूज़र को प्रोवाइड करें, प्रोवाइड यूजर्स डिफरेंट रेट्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। इसका क्या मतलब है? डिफरेंट रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब यह है कि आप सेगमेंट वाइज प्रॉफिट्स बता रहे हैं, तो डिफरेंट रेट्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आ रहे होते हैं ना उनको, ठीक है, कि जी ये हमारे सामने इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी है, इसकी इस सेगमेंट की इतनी है, इसकी लॉस भी आ रहा है, तो डिफरेंट रेट्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी आप दिखाते हैं। डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ दिखाते हैं। क्या मतलब? केमिकल डिवीजन में ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं, लेकिन पॉलिएस्टर जो है वो फारेगी है। फार्मा पे भी मेहनत की जाए तो बेहतर रिजल्ट्स दे सकता है। ये क्या दिखा रहे होते हैं आप? अपॉर्चुनिटीज। सेगमेंट वाइज कर दिया ना, टोटल प्रॉफिट में क्या पता कौन सी प्रोडक्ट कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, कैसे कर रही है। सेगमेंट वाइज आप देख सकते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट, ये वाला ऑपरेटिंग सेगमेंट ये ज्यादा अच्छा चल रहा है, इस पे ज्यादा जोर लगाओ यार। और वो जो फारिग पड़ा हुआ है सोच लो यार, उसको शट डाउन कर दें या उसको चलाई रखें तो चलो लॉस के ऊपर रहे तो ज्यादा ध्यान किस पे दें? जो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा प्रॉफिट्स को मुनासिब कर सकता है, ठीक है। और डिफरेंट डिग्रीज ऑफ रिस्क, वही वाली बात है, किस में ज्यादा प्रॉफिट नजर आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी टू ग्रोथ है, और किस में ज्यादा रिस्क नजर आ रहे हैं, ले डूबेगा। तो ये आप अलग से एवेल्युएट कर सकते हैं, यूजर इन इस सेगमेंट इंफॉर्मेशन को देखकर ये एवेल्युएट कर सकता है, ठीक है। और दूसरी बात,
ये सारी बातें यूजर को अप्लाई, वो कहता है कि प्रोवाइड यूजर विद डिफरेंट रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंट डिग्रीज ऑफ रिस्क दैट अप्लाई टू एंटिटीज, क्लासेस ऑफ बिजनेस एंड वेरियस ज्योग्राफिकल लोकेशन। के क्लास ऑफ बिजनेस यानी प्रोडक्ट वाइज ये चीजें बताओ, प्रॉफिटेबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ, डिग्रीज ऑफ रिस्क जो है वो आप क्या करो, प्रोडक्ट वाइज भी बता रहे हो और ज्योग्राफिकली भी बता रहे हो। ऐसे ही है ना, कुछ चीजें अगर प्रोडक्ट वाइज भी आपने सेगमेंट एनालिसिस किया है तो कुछ चीजें आप ज्योग्राफिकली भी बताते थे, जिसमें एक्सटर्नल सेल थी या नॉन करंट एसेट्स थे, ठीक है। उसके बाद अगली बात क्या कहता है वो, यूजर को ये चीजें बताओ, यूजर को ये चीजें बताओ, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज के बारे में, फिर डिग्री ऑफ रिस्क के बारे में, सारी क्लासेस और वेरियस ज्योग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से। फिर अप्रिशिएट मोर थॉरली द रिजल्ट्स ऑफ entity by permitting better understanding of the entity's past performance and its future prospects। वही वाली बात दोबारा करने की कोशिश की गई है कि आप जब देख रहे हैं उसको थॉरली, मतलब आप प्रोडक्ट वाइज देख रहे हैं कि एंटिटी ने कैसे, और कंपैरेटिव में भी आपका ये नोट कंपैरेटिव में भी बनता है, आपको पता है ना। नोट मैंने जो दिखाया था आपको नजर आ रहा नहीं है तो मैं फिर दिखाता हूं। अब वो तो बड़ा दूर पड़ा होगा, ये तो मैं कल बच्चों को FAR 1 को चेनी कुटी दिखाने के लिए ले आया था, बहुत दूर आ गए थे। खैर पहले तो जाएंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, सेपरेट निकल गई, कंसोलिडेटेड आएंगी। अभी तो चल रही हैं सेपरेट चल रही हैं, मैं देख रहा हूँ आप लोगों के लिए देख रहा हूँ। वो मुक गई हैं जी, यहाँ कहीं लग रहा है, ये देखें जी, आपको कंपैरिजन में नजर आ रहा है। पैकिंग डिवीजन का टोटल रेवेन्यू 33 था, 36 हुआ, कंज्यूमर का 52 था, 56 हुआ, कंपैरेटिव में नजर आ रहा है ना नजर, ठीक है। तो ये कंपैरेटिव में ही बनती है इंफॉर्मेशन, तो कंपैरेटिव में आप देख रहे हैं, ठीक है, थॉरली देख रहे हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल रही है आपको, पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का मतलब, अच्छा यार ये ग्रोथ शो कर रहा है, तो कोई एक आधा डिक्लाइन भी शो कर रहा है, ठीक है, तो आपको ग्रोथ नजर आ रही है। और इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस में हैव ऑन, क्या मतलब, केमिकल तो इतना बड़ा सेगमेंट है कि अगर इसके अंदर कोई मसला आ गया तो हम बिल्कुल ही मारे जाएंगे। इफेक्ट ऑन चेंजेस इन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस में हैव ऑन बिजनेस एज अ होल। अगर केमिकल को छेड़ा ना तो बिजनेस को बहुत मसला आएगा, अगर फार्मा को छेड़ ले तो इतना मसला नहीं आएगा। तो ये पर्पसेस हैं कुछ सेगमेंट इंफॉर्मेशन के, जबरदस्ती करके कुछ बनाए इन्होंने। बी पार्ट क्या था, आई थिंक वो 10% और वो वाले थे थ्रेश होल्ड वाला, ऐसे ही है ना, तो वो आपको पहले ही बताया हुआ, आपने पढ़ा हुआ था। और प्रॉब्लम्स क्या हैं IFRS 8 के, प्रॉब्लम्स क्या हैं जी, वो कहता है कि जी IFRS 8 में सेगमेंट्स को ऐसे एनालाइज करते हैं जैसे CODM कहता है, मतलब कोई खास क्राइटेरिया नहीं है, CODM को जैसे लगता है वैसे वो सेगमेंट बना ले। ऐसे ही किया था ना हमने, CODM कैसे कहता है जी देख ले, अगर वो नहीं समझ आ रही तो मैनेजर कैसे, अगर वो नहीं समझ आ रही तो जैसे यूजर को वो फिर जाके, तो अगर CODM कहते कि मुझे आपने इस तरह से ज्योग्राफिकली करके दिखाना है, अब चाहे आपको जो है वो प्रोडक्ट वाइज पसंद आ रहा है लेकिन CODM कह रहा है तो वैसे ही बना रहे हैं, क्या कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम है किसकी। देयर आर प्रॉब्लम्स इन मेजरमेंट ऑफ सेगमेंटल परफॉर्मेंस इफ सेगमेंट विद ईच अदर, इंटरनल सेल, इंटर सेगमेंट सेल याद है ना, आपस में जो सेल करते थे उसमें प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं, एक चीज होती है ट्रांसफर प्राइसिंग, फाइनल में जाके स्टैंडर्ड भी पढ़ेंगे इसके ऊपर। ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब क्या है, आप जो आपस में सेल परचेज करते हैं वो किस रेट पर करते हैं, ठीक है, कितने प्रॉफिट्स हैं, इसको कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है ना। तो ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर ये कहता है IFRS 8 ने, प्रॉब्लम है कि इसने ज्यादा गाइडेंस नहीं दी हुई, ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर ज्यादा गाइडेंस मौजूद नहीं है। तो देयर आर, पहले वो कह रहे हैं कि जैसे CODM कहता है वैसे बना रहे हैं, प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, मेजरमेंट ऑफ सेगमेंटल परफॉर्मेंस, ये एक प्रॉब्लम है। इफ सेगमेंट्स ट्रेड विद ईच अदर there is little guidance in disclosures on the policy for transfer pricing। ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर कोई खास डिस्क्लोजर हमने नहीं देखे थे, ठीक है ना, वो बस ये अब क्या करें, प्रॉब्लम है, ठीक है। और डिफरेंट इंटरनल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स कुड लीड टू इनकंसिस्टेंट एंड इनकम्पैटिबल सेगमेंट रिपोर्ट्स इवन फ्रॉम कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्रीज। मिसाल के तौर पे हम FIFO यूज कर रहे हैं तो हमारे स्टॉक की अब जो है वो फिगर डिफरेंट है, उसी इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए अगर कोई एफको यूज कर रही है इंडस्ट्री के अंदर कोई कंपनी, तो उसका मेजरमेंट बेसिस डिफरेंट आ गई तो हम कंपैरिजन के लिए जो है वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे जनरल सी बातें, ठीक है। तो ये जनरल बातें थी, इनको जनरल ही लेके चलना है, लेकिन एक बार पढ़ना इसलिए ज़रूरी था वो 1-2 नंबर कहीं यहीं से कभी हेल्प मिल जाए,
वो कह देता है साथ में को प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो आप एक दो प्रॉब्लम्स बता सको, किसी एमसीक्यू में डाल देता है, या वैसे आपको एक सवाल के मेन पार्ट के साथ सब पार्ट के तौर पे 2-3 नंबर की थ्योरी लिखनी आ जाती है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग, तो 2-3 आप इसमें से लिख दें। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ जो है वो सेगमेंट रिपोर्टिंग, तो 1-2 आप इसमें से लिख सकें। एक बार पढ़ा हो ना तो आप वहां पे तो अपने अल्फाज में लिखते हैं, लेकिन मोर और लेस वो बात पढ़ी हुई चुकी होती है, तो वो आप कहीं ना कहीं वो 1-2 नंबर के लिए वहां पर लिख जाते हैं, ये इसलिए पढ़ाया था। ठीक है, कोई मसला? अच्छा जी, अच्छा जी, उसके बाद आप हैंड रिटन पेज के ऊपर आए। ये आपको सवाल दिया था, इसमें कोई मसला आया? हो गया था? कितने बच्चों ने ये अटेम्प्ट किया? ये हो गया था? कि जिन्होंने नहीं किया उनका क्या करूं मैं? ये मैंने लिखा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मसला क्या था जी, जिन्होंने किया वो बताएं। हाँ जी, आपके इंस्ट्रूमेंट का डेट डिफरेंट था, ईयर एंड, और आपका फाइनेंशियल ईयर एंड डिफरेंट था। भाई खामोश हो जाएं, क्या मसला है? एक तो आप लोग लेट आते हैं, ऊपर से आप लोग बोल भी रहे हैं। टाइम से आया करें, समझ आई है ना? क्लास 9 बजे शुरू हो जाया करेगी, होगी इंशाल्लाह। 9:05 पे हम शुरू कर लिया करेंगे। बस यार वो असल में नहीं, मैं बताता हूँ, बच्चों ने ना असल में एक बात ये लिखी थी कि हमें ये पता ही नहीं चलता है कि क्लास कब ख़त्म होनी है, सी लॉ वाले परेशान हो रहे हैं। तो मैंने कहा यार रोज़ कहते ही थे, आप भी बेचारे कह रहे हैं, नियत तो रोज़ ही करता था, चलो आज करके देख लेते हैं, जो 2-4 दिन ज़रा टाइम पे हो जाए काम है। मतलब नियत मेरी तो एंड तक की है, मैं नियत तो रोज़ ही करता हूँ, मैं डे 1 से कर रहा हूँ। अब देखो कब तक चलता है, ठीक है, लेकिन आप लोग तो टाइम पे आया करें ना। अच्छा जी, ये बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंस्ट्रूमेंट का ईयर एंड और हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड सेम नहीं है। ये सवाल जिन्होंने किया है वो दोबारा हाथ खड़ा करें, जिन्होंने किया है। कोई मसला तो नहीं आया? पक्की बात है? बैलेंस शीट बना लें। चलें जी, मैं तो कहता हूँ क्विकली फिर इसको कर ही लेते हैं जल्दी से। लेकिन अब जल्दी जल्दी करना है फिर ये, ठीक है जी बच्चों। फेस वैल्यू, उसके बाद इशू प्राइस, और बीच में ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी है, खैर से कूपन रेट है, इफेक्टिव रेट है, और स्पीडा मारो, जल्दी करें। हैंड रिटन पेज नंबर 2 है, ऐसे ही है? 3 है? अच्छा 3। अच्छा चुप कर जाएं। IFRS 9 का ये हैंड रिटन पेज 3 है। बताएं जी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जल्दी जल्दी करना है अब ये काम। आपकी सिर्फ बैलेंस शीट के लिए मैं सारा सवाल ही कर रहा हूँ, ठीक है जी। फेस वैल्यू कितनी है? 3000 डिबेंचर्स हैं और फेस वैल्यू है 50 रुपए ईच। 3000 इंटू 50 कितना जी? 150,000। अब ये डिबेंचर हमने क्या किया, इशू किए, तो फिर इशू प्राइस, अब ये देखनी है जी इशू प्राइस क्या है। पहले से आया हुआ है, लेट आगे लेट आया है जी। एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 ईच, 50 वाला 55 का, तो इशू प्राइस 3000 इंटू ₹55। ये सही नहीं है? 165,000। और उसके बाद तीसरी चीज क्या नजर आ रही है हमें? ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है? 3300। इसको मैंने कहा था वर्किंग नंबर 1 की जगह तो नहीं, आप वर्किंग 1 कह लिया करो, ठीक है। अब ये किस दिन हमने इशू किए? 1 अप्रैल 2012। तो अभी सवाल की रिक्वायरमेंट को बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल तो यहाँ पे वर्किंग नंबर 2 करते हैं जी। क्या आएगा जी? डेट और इफेक्टिव रेट कितना है जी, सवाल में गिवन है। इफेक्टिव रेट एट द रेट ऑफ 12% ऑन बैलेंस। उसके बाद कूपन रेट कितना है जी? ऑन फेस वैल्यू, ये लिख लिया करो ऐसे, और उसके बाद बैलेंस। क्लास 9 बजे शुरू हो गई थी, हाय सरप्राइज।
9:10 पे शुरू हो गई थी, नो सरप्राइज जी। डेट 1 अप्रैल, और हमने ऐसी आए माएँ शाएँ की। कल से टाइम पे आइएगा। बस मैंने एक IFRS 8 का सोल्यूशन नंबर 3 होमवर्क में दिया था, पढ़ा दिया 1 अप्रैल 12 जी बच्चों। इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इस पर हम रिकॉर्ड करते हैं। बेटा खामोश रहें प्लीज, मारे ना जाना। ये आज रश क्यों लगा हुआ है? चलो कर लेंगे थोड़ा सा शुरू, ठीक है। फिर कल हाफ लेक्चर। नया वॉल्यूम किन किन ने ले लिया है? किन किन ने? ओके, जिन जिन ने नहीं लिया वो भी ले लें, और कुछ दिन दोनों वॉल्यूम्स कैरी करें। ओके ना करें, मैंने तो पढ़ाना है IFRS 9 भी आज। फिर हाफ लेक्चर इस पे आप लोग इतनी तैयारी करके हैं, नहा धो के ईद वाले कपड़े एडवांस में पहन के, तो आज कंसल्टेशन शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, लेकिन हाफ लेक्चर में, और हाफ लेक्चर में IFRS 9। कल फिर हाफ लेक्चर पहला IFRS 9, तो वॉल्यूम 1 लाइएगा। जब तक मैं ना कहूँ 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन चलने दें, ठीक है। और इधर अब कोई बोलेगा वो क्लास से बाहर जाएगा। 2 3 4 जिन बच्चों को पता है मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब तुम उसको क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ बोलना नहीं है, तुम उसे बोल के बता रहे हो। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। बुलाओ असगर को, बुला लो उसको, को आज ड्यूटी दे दे। हाँ जी, अच्छा जी। 1 अप्रैल को इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो 165,000 माइनस 3300 जी, 1600। ये जनाब 1 अप्रैल 2012 था। अच्छा 12। अब भूल जाएं भाई ज़रा खड़े हो जाएं। जो ज़रा सा भी इधर ऐसे करके बस इशारा करे ना दूसरे को बात करने का भी, खास तौर पे ये तीसरी चौथी रो वाले, 5वीं रो वाले, तो आपने बस जो है ना आके मुझे बता देना। डरना वरना नहीं है आपने, मैं हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ, खड़ा कर दो इसको, खड़े हो जाओ, जल्दी करो, टाइम नहीं है भाई, टाइम नहीं है, जल्दी करो। ये आधी मुजरे में 3 4 इन्होंने खड़े होना है, मुझे पहले ही पता है। अभी यहाँ से 5वीं रो में से ये इसने खड़े हो जाना है, इधर से अगली रो में से इसने खड़े हो जाना है, 7 वाले ने खड़े हो जाना है, इधर से इसने खड़े हो जाना है, और उधर देख दो खड़ा करो, करो खड़ा, खड़े हो जाओ। जो बोले हाँ जल्दी 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 बेटा जल्दी। अभी ये इसकी तस्वीर भी बनाओ, ये जट साहब को भेजनी है, मेरे सीनियर है, ठीक है। हाँ अच्छा जी सुने, 1 अप्रैल 12 से शुरू कर दिए काम। अगला होगा जी 31 मार्च 13, 31 मार्च 13। लगाओ भाई इस पे रेट, एकदम में जज्बाती हो गए क्या? जल्दी करो। 40 और 15,000 माइनस 104। कितने साल के? 12 और 13। चलो तो आगे भी चलो आगे, क्योंकि ये 13 पूरा नहीं ना हो रहा, ये 31 मार्च पे काम रुक रहा है। खड़े हो जाओ सही तरह से जी, बैठ जाओ अब दोनों जी। 31 मार्च 2014, 19932। चलो ये मैं निकाल देता हूँ 15,000, चूंकि चू नक्का बैलेंस शीट बनानी है, चना नचा ये भी लिख लें। 171036 लो जी, एनफ, आई थिंक एनफ, ठीक है। अब तुमने क्लास से ही बाहर जाना, तुम्हें मैंने खड़ा करके फिर बाद में बिठाना नहीं है, तुम ये ना भूलना, ठीक है। अच्छा जी, अब एंट्रीज करते हैं जी। 2012 की खरीदने की होगी और इंटरेस्ट की होगी, पैसे तो आए कोई नहीं, और 13 के अंदर आपको इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड करना है, फिर इंटरेस्ट ने आना भी है, और फिर इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड होना है। तो चलो यही भी कर लेते हैं। 2000 फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12, ये मसला है हमारा, ईयर एंड 31 दिसंबर पर हो रहा है, ठीक है। अब 12 पे साल एंड होना है, तो 1 अप्रैल 12 पर सबसे पहले तो इशू करो इशू करो। कैश आया, इशू किया आपने, फाइनेंशियल लायबिलिटी बनी ना, इशू किया आपने डिबेंचर तो कैश आया, लोन आया, तो कैश डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट 161700। उसके बाद मेरे बच्चों 31 दिसंबर आ गया,
साथ साथ हो जाए, आप ही सवारियों की जगह बना लें, साथ साथ हो जाए सारे, ठीक है भाजी सवारी सीटा खाली, जितनी सीटा खाली ने पाए तो 2 टिकट ले ने ना लोगे वो। आज पता है कंसल्टेशन शुरू होनी है, लोग पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं दूर दूर से। मजा आया, आज मैं कंसल्टेशन शुरू ही ना करूँ, IFRS 9 में जान चढ़े और फिर कल दोबारा आपको इसी जोश जज्बे से आना पड़े। कंसोलिडेशन के बारे में चलें, अच्छा है आपका ऐसा रवैया अभी से है, लेकिन ये बात ध्यान में रखें, जिस दिन आपने छुट्टी की या जिस दिन आपने कंसोलिडेशन का होमवर्क ना किया उस दिन से ही काम गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जज्बा आपको अब अगले 20 दिन रखना पड़ेगा जब तक कंसोलिडेशन में चलना है, ठीक है। अच्छा, बीच में ईद आएगी तो ईद पे घर पे पढ़ना पड़ेगा, ईद के बाद अगर आया और भूल कर आया तो फिर वहीं का वहीं है जहाँ पे पहले था। 31 दिसंबर 2000, ये वसीयतें कर रहा हूँ मैं। तुमने बताया नहीं कि ये बोला है, नहीं सर मैंने नहीं बोला, दूसरा बोला, देख के रखो जी। 31 दिसंबर 2000, शहरियार बोले तो क्लास से बाहर रास्ता दे देना। 2012 जी बच्चों, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब बच्चों ये इंटरेस्ट पूरे साल का नहीं है, अभी 9 महीने गुजरे हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट है ये P&L में जो जाना है, ये तो आना है ना, ये P&L में जो कमाया, कितना कमाया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये कमाया, 9 महीने का कमाया, तो टोटल एक्सपेंस 19,404, इसका 9/12 कर लो जी, 14,553। और तो कुछ नहीं है ना, ठीक है, पैसे तो आए भी कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद जनाब आएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 13, तो इसमें अब ये पहली एंट्री नहीं है, जगह कम है इसलिए मैं लिख नहीं रहा, ठीक है, ये पहली एंट्री नहीं होगी। अब 31 मार्च को ये पैसे आने हैं, लेकिन आने से पहले 3 महीनों का एक्सपेंस तो रिकॉर्ड करें। ये कई बार हम कर चुके हैं, तरतीब वही बना ली ना, ठीक है, जैसे लीज में करते थे, जैसे IAS 21 के अंदर लोन के साथ करते थे, वही वाला काम इधर भी बना लिया। स्केड्यूल बनाते हुए हमने कभी नहीं लिफ्ट कराई ईयर एंड को, एंड पे जाके बस अपना बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, हम सुकून से ये काम कर लेते हैं, ठीक है जी। तो फिर 31 मार्च 2013 पर पहले इंटरेस्ट को बुक करो, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट। वो जो एक्सपेंस 3 महीने का रह गया था 19,404 में से वो 3 महीने का पहले रिकॉर्ड करो, 4851। उसके बाद अब पैसे आ गए, कितने पैसे आए, चले गए, सॉरी 31 मार्च 13 पर, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से जी, 15,000 से, बस और तो कुछ नहीं करना। हाँ जी, दोबारा वही काम करना है, क्योंकि ये फॉर द ईयर 31 दिसंबर 13 है, तो 31 दिसंबर 13 तक के 9 महीने का इंटरेस्ट कमा लिया है, तो 31 दिसंबर 13, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट। अब हमें चाहिए यकम अप्रैल 13 से 31 दिसंबर 13 तक का इंटरेस्ट, वो पड़ा होगा इसमें। ये इंटरेस्ट कितने अरसे का है, ये यकम अप्रैल 13 से 31 मार्च 14 तक का है। हमें इसमें से 12 महीनों के इंटरेस्ट में से 9 महीने का इंटरेस्ट चाहिए, तो 19,932 का 9/12 जी, 12,949 NA9 14 NA4 जी, ये एंट्रीज थी जनाब। और फिर आपकी फरमाइश जी, फरमाइश है आप लोगों की, चलो वहीं पे बना लेते हैं, जगह तो है ही जी बच्चों। अब मुझे बताओ P&L के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा 2012 का 2000, तो P&L में 2013 है, 2012 है, 2012 के अंदर तो इंटरेस्ट आएगा ये। अच्छा डायरेक्ट कर रहे हो, इसको छोड़े जरा प्लीज, डायरेक्ट कर लें, ठीक है, डायरेक्ट करें तो 12 के साल में इस इंटरेस्ट में से 9 महीने का इंटरेस्ट हमने रिकॉर्ड करना, ऐसे ही है। तो वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, 1
यहाँ पे कर लेते हैं ना जरा वर्किंग, ठीक है। 19404 का 9/12 कितना आता है? 14। हालांकि एंट्री में नजर आ रहा है, लेकिन क्या पता वो एंट्रीज ना मांगे, डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट्स मांग ले। तो ये क्या आ गया जी? इंटरेस्ट एक्सपेंस। 13 के अंदर क्या करना है, इसको नहीं देखना। 13 के अंदर क्या करना है? ये है यकम अप्रैल 12 से 31 मार्च 13 तक का इंटरेस्ट। तो 31 दिसंबर 12 तक का हम रिकॉर्ड कर चुके थे 12 में। अब 13 में इसमें से 3 महीने, यकम जनवरी 13 से 31 मार्च 13 तक के 3 महीने यहां से एक्सपेंस बनेंगे, और फिर यकम अप्रैल 13 से 31 दिसंबर 13 तक के 9 महीने यहां से निकलकर एक्सपेंस बनेंगे। तो ये दोनों यहां पर ऐसे पर्चे में डायरेक्ट भी आ सकता है ना बेटा। तो 19,404 3/12 प्लस 19,932 9/12, ये टोटल जी। टोटल इकट्ठा कर दें 19,000 ले जी, डन। और कुछ पीएनएल में जाना हो? अच्छा, बैलेंस शीट के अंदर अब ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है, तो लायबिलिटीज के अंदर ये फाइनेंशियल लायबिलिटी नजर आएगी, ठीक है। लायबिलिटीज में बैलेंस शीट लायबिलिटीज, देखो ना, अब छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे करंट नॉन करंट की बात अभी तक नहीं किया, छोटी मोटी बातें इंशाल्लाह ये करते रहेंगे ना। सिर्फ शेयर्स में हम करके आए थे ये करंट नॉन करंट वाली बात। शेयर्स में हमने एफईटीपीएल वाले को करंट एसेट में शो किया था, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, और एफईटीओसीआई वाले को बाकियों के अंदर हमने ये बात नहीं छेड़ी थी। तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं, ये साथ साथ चलेंगी, तो 2 एक दिन जरा लेके आते रहे वॉल्यूम 2 साथ, ठीक है, और वॉल्यूम 1। तो लायबिलिटीज में फाइनेंशियल लायबिलिटी। अच्छा, अब ये बड़ा टेक्निकल था, ठीक है। फाइनेंशियल लायबिलिटी जरा टेक्निकल है। उसकी वजह ये है कि हमें जो अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल नजर आ रहा है, उस अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल के अंदर हमारे पास 31 दिसंबर, देखो ये इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 12 है, ऐसे ही है। ये फॉर द ईयर 31 दिसंबर 13 है। ये एज ऑन 31 दिसंबर 12 है। ये एज ऑन 31 दिसंबर 13 है, ठीक है। अब भाई बैठ तो जाओ यार, आप सजा में खुद खड़े हो गए जी। अच्छा, अब 31 दिसंबर 12 की बैलेंस शीट बनानी है, तो 31 दिसंबर 12 पर हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी कितने पे स्टैंड कर रही है? 31 दिसंबर 12 वाला बैलेंस ही नहीं है हमारे पास, 31 मार्च 13 का है। लेकिन 31 मार्च 13 पर क्या होगा? 31 मार्च 13 पर तो इसमें ये पूरा ऐड होकर ये लेस होकर ये आ रहा है। अब हम 31 दिसंबर 12 में खड़े होकर सोचें तो ये लायबिलिटी थी। अगर 31 दिसंबर 12 में जाकर कैंसिल करा दें, तो जिससे ये लोन लिया है क्या वो यही वापस लेगा? तो कहेगा नहीं, इसके 9 महीने का इंटरेस्ट भी मुझे पे करो। तो 161,700 जमा 19,404 का 9/12 ये फाइनेंशियल लायबिलिटी में ऐड कर चुके हैं आप। एंट्री नहीं देखनी थी, ऐसे में एंट्री देख लो फिर तो वैसे समझ आ जाएगी कि लायबिलिटी कहां नजर आ रही है, 161 प्लस 14,553। लेकिन यहां से देख ले तो फायदा क्या? ये एंट्रीज ना मांगे, डायरेक्ट करना आना चाहिए ना। तो अगर ईयर एंड डिफरेंट हो जाए तो ये छोटा सा मसला भी आएगा। फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल एसेट पहले हमें मिल जाते थे स्केड्यूल के अंदर, यहां पे पड़े हुए उठा के लिख देते थे हम बैलेंस शीट में। अमोर्टाइज कॉस्ट में नजर आना है ना। अमोर्टाइज कॉस्ट क्या होती है? परचेज इशू कॉस्ट, वो जो हमने रिकॉर्ड किया इनिशियल एग्रीमेंट, उसमें हम प्लस करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस इफेक्टिव वाला और माइनस करते हैं इंटरेस्ट पेड कूपन वाला। तो अब इंटरेस्ट एक्सपेंस 9 महीने का ऐड हो चुका है और पेमेंट तो अभी हुई नहीं, और अभी 3 महीने गुजरने हैं अभी, तो वो 3 महीने का एक्सपेंस भी ऐड होगा और फिर पेमेंट होगी। लेकिन हम 31 दिसंबर 12 पे खड़े हैं, तो हमें मजबूरन क्या करना पड़ेगा? ये तो देखो, हाँ जी, कितना लोन लिया था? 161, और इसको 9 महीने इस्तेमाल कर लिया आप लोगों ने, तो फिर 19,404 इंटू 9/12 ये क्या है जनाब? ये एक्सपेंस अभी इनकर हो गया है, पे नहीं हुआ, ये भी लायबिलिटी है, इसी लायबिलिटी में ऐड किया हुआ। हमने इसी को ऐड ही करते हैं ना, एंट्री नहीं देखनी, एंट्री देखोगे तो फौरन समझ आ जाएगी। हम तो डायरेक्ट ही सोचेंगे इसको जी। बोलें 17625 भी है, ओके, लें चलें आगे नेक्स्ट। अच्छा, अब अगला साल जब आया, इधर देखो, तो इसमें इसके अगले 3 महीने भी ऐड हुए और ये 5 लेस होकर कहानी हो गई खत्म। अब जरा टेक्निकल हुई है बात, ठीक है। अब
इधर तक ये जो 15,000 पे हुआ है ये 31 मार्च 13 तक का पे हो गया। तो लायबिलिटी जो इस वक्त पड़ी है वो तो पूरा 15,000 माइनस करके यही आ रही है ना। इस लायबिलिटी के अंदर अब मजीद इसके 9 महीने ऐड कर देंगे, यानी ये लायबिलिटी पकड़ते हैं 9/12 ऐड करते हैं, ये बैलेंस शीट में नजर आ जाता है। अगला साल शुरू होता है तो पहले 3 महीने इसके, पहले 3 महीने का इंटरेस्ट इसमें पहले ऐड होकर लायबिलिटी बढ़ाता है, फिर 15-31 मार्च को कम हो जाता है और लायबिलिटी 31 मार्च 13 पे इस पे आ जाती है। ये 31 मार्च 13 वाली लायबिलिटी अब हमारे ईयर एंड तक फिर 9 महीने से ग्रो कर जाएगी, यानी कि उसको लायबिलिटी को एक्सपेंस जो है उसमें डाल देंगे। तो इसका मतलब आगे भी ऐसे ही होना है। अब लायबिलिटी होगी 166, ये 166,104 हो चुका है 31 मार्च 13 को। ये समझ आता है? ये कहानी तो हो गई ना यहाँ पे आकर 31 मार्च 13 पे। अब 31 मार्च 13 वाली लायबिलिटी का 31 मार्च 13 पे ही है नहीं, 9 महीने गुजर गए। अगर 31 मार्च 13 से 31 दिसंबर 13 तक ये पैसा अब आपने उनका इस्तेमाल कर लिया तो 31 दिसंबर 13 पर वापस करने चले जाने कि हमने नहीं लेना, ये लोन वापस ले लो, तो वो कहेगा ये पैसे भी दो और 9 महीने का इंटरेस्ट भी दो। वही लायबिलिटी की एंट्री हमने यहाँ पे भी की हुई, अगर कोई देखना चाहे तो, लेकिन ना देखें, डायरेक्ट करें, ठीक है। तो प्लस कर देंगे इसमें 19,932 का 9/12, ठीक है जी, 1753, ठीक है जी। ऐसे ही आप लोगों ने टाइम ज़ाया किया मेरा। अच्छा यार, हम फाइनेंशियल लायबिलिटी को एफईटीपीएल पे देख रहे थे, याद है कुछ थोड़ा बहुत? क्वेश्चन नंबर 25 किया था, उसके साथ मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे बना के दिया था। ये इसकी एंट्री करनी थी, की थी, समझ आ गया था वैसे काम आपको? चलें एंट्री बताएं जी। मैंने कहा था 300 से फाइनेंशियल लायबिलिटी 180 पे आ गई है, लायबिलिटी कम हो रही है। वैसे तो हमारी क्रेडिट रेटिंग डिटीरियोरेट हुई है, लेकिन विचो विच ये आर्जी खुशी है, आगे जाकर तो इसकी वजह से दुखी होने हैं आपको। हाँ जी, कि गुनाह तो वो कहते हैं ना, गुनाह बाकी, लज्जत तो ख़त्म हो जाती है, गुनाह बाकी रह जाता है। ऐसे ही मुशक्क़त ख़त्म हो जाती है, अजर बाकी रह जाता है। जब भी कोई नेक काम करता है वो मुशक्क़त आए तो ये ध्यान में रखो, ये मुशक्क़त ख़त्म हो जाएगी, अजर बाकी रहेगा। और जब भी कोई गुनाह करने का जहन में ख्याल आए तो ये जहन में लाना है, लज्जत ने भी ख़त्म हो जाना है, लेकिन इस गुनाह ने, मुसीबत ने बाकी रह जाना है। क्या ख्याल है? ठीक है। तो आपको वैसे तो नज़र आ रहा है खुशी की बात है, हाँ जी, कि अब हम ये पैसे कम देंगे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये भी सोच रहे हैं आप कि यार अब अगली बार तो उधार कोई नहीं ना देगा, ठीक है। खैर चले, मैंने कहा था अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कमी जो है ये एक गेन की एंट्री की तरह से रिकॉर्ड होगी, गेन की तरह से इसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड ने आगे बढ़ के कहा अगर ये खुशी, गेन आपकी अपनी क्रेडिट रेटिंग की डिटीरियोरेशन की वजह से है तो इसको डालोगे ओसीआई में, और अगर ये मार्केट की वजह से है तो फिर पीएनएल में। अब हमने कहा था इसका असूल क्या है, सबसे पहले सवाल में गिवन भी ओसीआई मतलब आपकी क्रेडिट रेटिंग का ही मसला होगा, तो सवाल में जो गिवन होगा पहले उसकी एंट्री कर लेना है और फिर बैलेंसिंग को पीएनएल में डाल देना है। एक पहली एहतियात ये बताई थी। तो पहली एहतियात, गेन ऑफ 133 इज ड्यू टू आर क्रेडिट रेटिंग, इज ड्यू टू आर क्रेडिट रेटिंग, हमारी क्रेडिट रेटिंग की वजह से, ठीक है। अच्छा, तकरीबन ना मुझे 30 to 40 मिनट्स चाहिए आज कंसल्टेशन के लिए, ज़्यादा बात नहीं करनी, पता है बदअज़मी होती है, ओके, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मुझे आप लोगों ने याद कराना है 10:15 बजे, ओके, कि आप इसको शुरू कर दें ताकि 10:50 तक आप ख़त्म कर दें। अच्छा जी, आर क्रेडिट रेटिंग, अच्छा मैं इंजॉय कर रहा हूँ, आप महसूस तो नहीं कर रहे इस बात को, ठीक है, ओके। लेकिन ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये ज़रूरी समझते हैं इस चीज़ को भी, और हमें भी ज़रूरी इस चीज़ को बताना चाहिए, इससे फ़ायदा ही होता है। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, नियत करता हूँ 2-4-5 दिन जज्बे में इस तरह से आता भी हूँ, उसके बाद फिर, लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह पक्की वाली नियत की है। देखो तुम ये बोला है यार असगर, तुमने बताया नहीं, ये मेरे साथ बोला है, तुमने बताया नहीं कि ये मेरे साथ बोल रहा है, ये दूसरा भी मेरे साथ बोला है, ये तीसरा भी बोला है, चलो 3 मिल गए, खड़े हो जाओ। टाइम नहीं है मेरे पास, फिर कभी सही, लेकिन मैंने तुम तीनों को अब याद रख लिया है, अगली बार तुम नहीं भी बोलोगे ना, मुझे किस दिन टाइम मिला तुम खड़ा कर देना।
अच्छा, गेन ऑफ 133 इज ड्यू टू आर क्रेडिट रेटिंग। अब गेन है मतलब क्रेडिट रेटिंग का फॉल है, लेकिन गेन है मतलब लायबिलिटी कम हो रही है। तो 133 लायबिलिटी में पता नहीं टोटल कितनी कमी है, छोड़ो, मुझे पता आप लोगों को नजर आ रहा है टोटल कमी 120, छोड़ो यार इस बात को। उसूल क्या सिखाया था, अपनी वजह से जो कमी है उसको डालो ओसीआई में, तो वो गेन है। लायबिलिटी कमी क्या है, गेन है। गेन क्या होता है, क्रेडिट। चाहे पीएनएल वाला है तो पीएनएल में क्रेडिट, ओसीआई वाला है तो ओसीआई में क्रेडिट। तो ये वाला अकाउंट डेबिट और ओसीआई क्रेडिट। तो फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई में क्या क्रेडिट हो जाएगा। तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट, फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट, कितने से जी, 133 से। ये क्या है जी, गेन है लॉस है, तो ये ओसीआई में आपने गेन डाला है। ओके, अब आप वही पुराना काम करो, बैलेंसिंग निकालो पीएनएल वाली फिगर। अगर बैलेंस हो गया तो कुछ भी नहीं है, नहीं हुआ क्या इधर आ गया, ओ माय गॉड। यानी कि पीएनएल में आपने जो बैलेंसिंग फिगर डाली है वो खैर से लॉस है। क्या ये मुमकिन है, बिल्कुल पॉसिबल है बेटा। आपके हालात जो है वो माड़े हो गए हैं, मार्केट के हालात वैसे बेहतर हो गए हैं, तो आपका अपनी वजह से तो लॉस आ रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर जो है वो लोगों का क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस बहाल होता नजर आ रहा है। ठीक है ना, सही है, दिस इज पॉसिबल, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, ये हो गया जनाब। पहला काम क्या करेंगे, अपने वाली क्रेडिट रेटिंग का गेन या लॉस पहले लिखेंगे और फिर पीएनएल की फिगर बैलेंसिंग निकाल लेंगे। मतलब बाकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज नहीं, उनके लिए नहीं, उसमें वो कैश फ्लो टेस्ट ही नहीं पास करते। स्पेसिफाइड डेट, स्पेसिफाइड अमाउंट्स नहीं, ठीक है, अमाउंट होगी तो डेट स्पेसिफाइड नहीं होगी, ठीक है। तो बहरहाल फाइनेंशियल लायबिलिटी तो है, लेकिन इसने जो है वो फाइनेंशियल लायबिलिटी वो होती है, वो उसके अंदर भी अकाउंटिंग चल रही होती है, उसके बारे में बताया हुआ है। लेकिन फिलहाल आप बिल्कुल फोकस इसको इसी पे रखें कि ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स में टीएफसीज हैं, लोन नोट्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल वाले हैं, जो सब के सब कैश फ्लो टेस्ट पास करते हैं, स्पेसिफाइड अमाउंट, स्पेसिफाइड डेट्स, ठीक है। आपने क्रेडिटर को बेसिकली चीज बेची थी, है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी, लेकिन उसका भी एक मॉडल है, मतलब सिंपल मॉडल है उसका। क्या होता है कभी फिर देख लेंगे, आपके सिलेबस से बाहर की बात है। आपने सिर्फ उसको ऐसे ही देखना है कि जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये टीएफसीज, बॉन्ड, डिबेंचर्स, लोन नोट्स, इनकी बात कर रहे हैं, इन्हीं में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यही इशू कर रहे हैं। फिलहाल आपको इसी लेवल पे रखा गया। पूरा IFRS 9 तो हमने पढ़ना है अभी फाइनल में जाके, इंशाल्लाह आपने पढ़ना है, मैंने तो पास कर लिया होगा जी। अच्छा, अब जर्नल एंट्री के अंदर, अच्छा ये काम हो गया जी। पहले क्या करेंगे, फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई वाली फिगर, अपने कसूर, अपनी शामत को पहले लिखोगे, उसके बाद बैलेंसिंग पीएनएल में एंट्री करते हुए मैंने कहा था फाइनेंशियल लायबिलिटी को बैलेंसिंग निकालना है, ठीक है। तो वही जो मर्जी पहले लिख लो। फेयर वैल्यू रिजर्व क्या हो रहा है, फेयर वैल्यू रिजर्व क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई में क्रेडिट, कितने से। पीएनएल क्या हो रहा है, डेबिट। तो पीएनएल डेबिट, कितने से, 1 ओनली 13, और बाकी 120 से फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब देख लो नेट में 120 से ही वो डेबिट हो रहा है ना, तो ये ऑटोमेटिकली आपका काम जनरल एंट्री में सही हो जाया करता है, ठीक है जी स्टूडेंट। समझा नहीं मैं, फेयर वैल्यू रिजर्व बेटा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि एक मिनट मैं ज़रा एंट्री बराबर करूँ। आप ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 4-5 चीज़ें हैं तो फेयर वैल्यू रिजर्व एक ही आएगा या डिफरेंट आएंगे। बेटा कैलकुलेशन में तो डिफरेंट आएंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन तो एक ही होती है। जैसे आपका लैंड भी है, बिल्डिंग भी है, प्लांट भी है, आपने लैंड और बिल्डिंग दोनों को रीवैल्यू किया था, तो सरप्लस अगर आया है तो आप उसको ऐड, यहाँ पे वर्किंग तो अलग करेंगे लेकिन OCI में ऐड करके लिख दें, और रिवेल सरप्लस का कॉलम भी इक्विटी के अंदर सेम एक ही आता है। ऐसे ही वैल्यू रिजर्व का कॉलम भी एक ही आता है। तो आपको किसी का गेन, किसी का लॉस है, आप नेट करके शो कर दें, कोई मसला नहीं है। हाँ, एक ही आएगा, एक कॉलम भी एक ही है ना, ठीक है। लेकिन आप पर्चे में करते हो कोई बात नहीं, दो हैं तो अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, खैर है, ठीक है। प्रैक्टिकली तो एक ही आता है, क्योंकि आपको पता है चेन इक्विटी के अंदर इसका कॉलम एक ही आना है। जैसे रिवैल्यूएशन रिजर्व का कॉलम एक ही होता था, चाहे आपने 4 बिल्डिंग्स रिवैल्यू की हैं,
या एक लैंड एक बिल्डिंग, दो डिफरेंट चीजें रिवैल्यू की हैं, अगर दोनों पे सरप्लस है तो दोनों इकट्ठा शो करके चेंज इन इक्विटी के अंदर भी इकट्ठा ही आता था, ये भी ऐसे ही है। ओके अच्छा जी, अब 25A किया था, बोलो ये हो गया था, इसमें कोई मसला आया हो, इसकी वर्किंग हुई पड़ी है, जरा क्विकली इसको भी करना ले, जरा ऐसे जरा जल्दी जरा पक्का हो जाए, अब जरा पक्का हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये खत्म, अब मैं बस सिर्फ आपको शुरू से एंड तक, हाँ मैंने एक करेक्शन वाला भी करवाना है सवाल, चलो क्विकली करो जरा इसको जी। Adil Limited regularly invests in assets that are measured at FVTPL. On Yakam January 18, AL issued 9% debentures at nominal value of itne to finance a similar investment in assets. The management has decided to classify these debentures to be measured at FVTPL और in order to avoid accounting miss. ये क्या होता है ये अभी बताता हूँ इंशाल्लाह, ये आज के प्लान में है। फी पेड टू ब्रोकर इज 2000, ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ गई, फेयर वैल्यू और डिबेंचर वाज इतने ऑन 31 दिसंबर एंड देयर वाज नो चेंज इन ओन क्रेडिट रिस्क, फेयर वैल्यू इज इतने, एंड उसके बाद वो कहते हैं कि जी कुछ अपना चेंज भी है। तो ये कहानी कुछ ऐसे चलनी है कि आपने डिबेंचर्स को इशू किया है 100 पर, नॉमिनल वैल्यू 100 है और उसी पर ही इशू किया है, समझ आई बात की, यानी अगर आप फेस वैल्यू लिखें तो वो कितनी है, फेस वैल्यू 100 है, 1000 में करना है 100 है, और परचेज सॉरी इशू प्राइस क्या है 100, उसके बाद रिडेम्पशन फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, FVTPL है। अब एक लेजर बनाएंगे आप, ठीक है, लेजर किस चीज़ का है जी, ये आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी FVTPL पे रखी हुई है। तो कैश डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट यकम जनवरी 18 पे कितना है जी 100, और नहीं 102 नहीं, FVTPL मॉडल के अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ने एक्सपेंस आउट होना होता है, तो ये 100 बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद ईयर एंड आया 31 दिसंबर 2018 और उन्होंने कहा कैरी डाउन कितने 108 पे चला गया है, और कोई भी अपनी क्रेडिट रेटिंग का मसला नहीं है, हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। इसका मतलब OCI वाला कोई आइटम तो सारे का सारा कहाँ चला जाएगा P&L में, कितना 8। उसके बाद जनाब ये लायबिलिटी का ब्रॉड डाउन बना यकम जनवरी 19 पर 108, और वो कहता है द फेयर वैल्यू ऑफ डिबेंचर वॉज 102 ऑन 31 दिसंबर 19, पहले ये लिखो, तो 31 दिसंबर 19 पर कैरी डाउन कितना हो गया 102। अब ऐसे कैसे जाओगे, ऐसे जाने देंगे हम, कुंडी लगाई हुई है हमने, बाहर बादल आए हुए हैं, देखना जरा देखो दरवाजा खोल के, ओए पता नहीं कुछ है या नहीं। जब मौसम अच्छा हो तो हम ज्यादा पढ़ते हैं, फुल माहौल बना हुआ है, आज सही पढ़ाई वाला मौसम है ना, कोई गर्मी कुछ नहीं, यस अच्छा मौसम हो तो ऐसे खुशगवार अंदाज में पढ़ें, जल्दी करो बिल्कुल क्लास के बाद जाओ। अच्छा जी सुनो, एंड इस AC को ऊपर करवा दें, उस AC को भी ऊपर, सबको 23 पे करके ऊपर रखवाएं, मुझे नहीं पता बस। एंड AL हैज एस्टिमेटेड दैट इट इंक्लूड्स 4000 ड्यू टू इट्स ओन क्रेडिट रिस्क, जो कि ड्रॉप हुई है ड्यूरिंग द ईयर, तो 4 रुपए का लॉस है, 4 रुपए का लॉस है, गेन है। जब क्रेडिट रेटिंग गिरती है, ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आता, ज़्यादा क्रेडिट रेटिंग गिरती है तो ज़्यादा वैल्यू भी गिरती है, आपको पैसे कम देने पड़ते हैं, तो वैसे तो ना खुश होने वाली बात है, लेकिन आपको एंट्री के लिहाज से देखें तो गेन रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो इसीलिए उसने कहा दिस इंक्लूड्स, ये फेयर वैल्यू 102 पर गया फॉल इन फेयर वैल्यू है, इसमें पड़ा है 4000 जो कि अपनी वजह से है, तो 4000 का गेन। क्रेडिट रेटिंग फॉल करेगी तो ये गेन है एंट्रीज के हिसाब से, दिल तो परेशान होगा, लेकिन एंट्रीज के हिसाब से क्या है गेन, और अगर क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो रही है, इंप्रूव हो रही है, ऐसे भी तो पर्चे में दे सकता है, ठीक है, तो ये एंट्रीज के हिसाब से लॉस होगा, लेकिन आपकी तसल्ली थोड़ी सी आपको बेहतर अब महसूस हो रहा है, ठीक है, वो तुम्हारा हया कर रहा है असगर, बता रहा हूँ, ठीक है ना, हया कर रहा है तुम लोगों का, अब ना बोलना आखिरी रो वालों,
अच्छा अच्छा जी, अब अपनी वजह से 4000, अपनी वजह से 4000 का गेन तो रिजर्व ओसीआई में क्रेडिट होगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी में डेबिट, ठीक है। तो फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई वाला कितना जी 4, ये क्या है जी, ये गेन है, क्या है, गेन है, क्योंकि फॉल इन वैल्यू गेन है, ठीक है। अब रेड वाला इधर ही है, कितना 2, चलो पीएनएल बैलेंस, हाँ जी एंट्री कर लेंगे। एंट्री से क्या बनेगी, फेयर वैल्यू रिजर्व क्रेडिट, पीएनएल भी क्रेडिट और फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट, बैलेंसिंग फिगर 6 से होगा, ऐसा ही है। चलो जी बेटा, हैं एफईटी ओसीआई में, एफईटी ओसीआई क्या लाइबिलिटीज में है, लाइबिलिटी में है ही दो, या अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखें या एफईटीपीएल पे रखें, ठीक हो गया जी। अभी करते हैं वो रिवीजन करते हैं, बल्कि वो ही करते हैं, चलो कर लेंगे करेक्शन ऑफ एरर वाला सवाल बाद, डिटरमिनेंट वो तो बेटा तरतीब में आ जाएगा, उसी तरफ ही चल पड़ा हूं मैं। ये देखो जी, ऐसी कुछ कर दें, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट को पढ़ लीजिएगा प्लीज, मैंने पढ़ा दिया है, पढ़ लीजिएगा, रीड ऑनली लिखूं तो जिंदगी सारी में कहेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन पढ़ लीजिएगा यहाँ से, इसको समरी से पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। ओके, तसल्ली कर लीजिएगा कि वो जो समरी में पढ़ा था वो और ये सही है जी। ये भी किसी वक्त करवाऊंगा, अभी पेंडिंग है, ये जरा याद करवाते रहना मुझे जब तक करवाना दो। क्या प्रेफरेंस शेयर्स वाला रिवीजन, लो जी जरा क्विकली रिवीजन करते हैं, क्विकली। सबसे पहले हमने पहले लेक्चर में कहा था कि आपने घबराना नहीं है, और हमने कहा था कि हमने इन्वेस्टमेंट की शेयर्स में, किसी के शेयर्स खरीदे, वी परचेज शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो दो मॉडल्स आए थे, एफईटीपीएल या एफईटी ओसीआई। हमने इसमें रूल क्या लगाया था, हमने कहा था अगर ये इन्वेस्टमेंट्स आपने की है फॉर शॉर्ट टर्म तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, और अगर आपने इनको लॉन्ग टर्म के लिए किया है और आपको एफईटीपीएल पसंद है तो आप इसको भी लॉन्ग टर्म वाले को एफईटीपीएल पे रख सकते हैं। लेकिन अगर आप एफईटी ओसीआई में जाना चाहते हैं तो वापसी नहीं है, इनिशियल रिकग्निशन के वक्त इर्रिवोकेबली इलेक्ट करें और एफईटी ओसीआई में चले जाएं, लेकिन यहां से वापसी इर्रिवोकेबल है ना, वापसी यहां से नहीं हो सकती, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ, ठीक है। अगर हमने शेयर्स परचेज किए तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन पर्पस के लिए तो एफईटीपीएल में रहो, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है तो फिर एफईटी ओसीआई इर्रिवोकेबली इलेक्ट कर लिया है, नहीं तो फिर भी एफईटीपीएल, और अगर नहीं किया तो एफईटी ओसीआई में चले जाओ। लेकिन यहां से वापसी याद है, ये नहीं थी, ये वापसी नहीं थी, ठीक है। अच्छा, तो इसमें डिफॉल्ट कैटेगरी क्या कहलाती है, एफईटीपीएल, और इलेक्टिव मॉडल कौन सा है, इलेक्ट करने वाला, वो कौन सा है, एफईटीसी। जी फरमाएं। अब बेटा गलती से हम एफईटी ओसीआई पे नहीं रखते, ये तो इलेक्शन है, हाँ गलती से तो हम ये करते, चलो देखते हैं, गलती भी देख लेते हैं जी। अगर पिछले साल की होगी तो जाहिर आगे सेट लगेगा, ठीक है, सही है भाई, गलती कर सकते हैं बिल्कुल, पिछले साल गलती कर दी थी हमने रिट्रोस्पेक्टिवली जी। चले आगे। अच्छा, अब इसके बाद ये सारा हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर आप एफईटीपीएल में है तो इनिशियल मेजरमेंट होगी परचेज प्राइस पे, ट्रांसलेट कॉस्ट एक्सपेंस आउट होगी, ये एंड पे इसको फेयर वैल्यू ले जाएंगे गेन लॉस पीएनएल में, और डिविडेंड को इनकम बनाएंगे। अगर एफईटी ओसीआई में है तो परचेज प्राइस प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे रखेंगे, ठीक है, अप्लाई हो जाती है, ठीक है, और ये एंड पे इसको फेयर वैल्यू ले जाएंगे, गेन लॉस ओसीआई में लेकर जाएंगे, और डिविडेंड तो इसका भी इनकम बनेगा। ये शेयर्स थे, कहानी खत्म। अगली चीज हमने पढ़ी, ये टिप्स आपने पढ़ ली थी, टिप्स पढ़ लिया करें, ठीक है। ये एक बात, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स विल नेवर अपीयर, अब कोई चीज छोड़नी नहीं है ना, एक बार सारा कर लें ये, ठीक है ना, अब तो काम ही यही चल रहा है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स विल नेवर अपीयर एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट बिकॉज दे डू नॉट पास कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट क्या था, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, याद है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये कैश फ्लो टेस्ट पास होता है तब
जब आपका वो इंस्ट्रूमेंट ये जो है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देता हो स्पेसिफाइड डेट पर स्पेसिफाइड अमाउंट, तो आपकी इक्विटी यही टेस्ट पास नहीं करती तो अमोर्टाइज कॉस्ट की तरफ ये जा ही नहीं सकते। इसमें ये दो मॉडल्स हैं। चलें आगे, टिप्स आपने पढ़ ली होंगी। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट वैसे वो असल में चलो ठीक है, वो किसी ने इंस्ट्रूमेंट थोड़ा इशू किए हुए हैं कि जिसने वो एसेट दिया हुआ सिंपल, वो तो उधार है। चलें, इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, हमने किसी के डिबेंचर्स, किसी ने डिबेंचर इशू किया, हमने वो खरीदे थे। अब ये दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई हमारी IFRS 9 की, जिसमें हमने एंड पे करके ये काम शुरू किया था, फिर तीसरा दिन भी करते रहते, फिर चौथे दिन में भी आधा दिन करके फिर लायबिलिटी पे गए थे। तो अब ये वो टाइम चल रहा है, तकरीबन 2 लेक्चर्स जो मिलाकर बनते हैं, जब हमने डिबेंचर्स खरीदे थे। वी परचेज डिबेंचर्स, बॉन्ड, TFCs, यानी कि डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी हमने खरीदा, डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी हमने खरीदा, ठीक है। तो इसमें हमने कहा था ये इंस्ट्रूमेंट कैश फ्लो टेस्ट पास करे, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफाइड डेट पे, अगर ये पास करे तो फिर इससे पूछो बिजनेस मॉडल टेस्ट क्या नियत है, ने कहा होल्ड टिल मैच्योरिटी, अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखो। कैश फ्लो टेस्ट पास है और नियत है होल्ड और मे सेल इफ गुड अपॉर्चुनिटी तो FET OCI। और अगर कैश फ्लो टेस्ट पास है और आपने ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है तो आप कहोगे ये पास नहीं है, झूठ ही है, आपने ये इसलिए लिया ही नहीं है कि आप प्रिंसिपल इंटरेस्ट लें, आप तो इसमें से कैपिटल गेन ही कमाना चाह रहे हैं। तो खैर चलो यहीं से उसको निकाल देंगे, चल FET पे, ठीक है। या अगर आपका ये टेस्ट ही ना पास हो, मतलब आपने स्पेसिफाइड डेट अमाउंट के लिए रखा ही नहीं इसको, तब भी इसको कहाँ ले आओगे, FVTPL के अंदर, ठीक है। लेकिन यहां पर एक ऑप्शन क्या था, ये तो है असल में जो करना है। ऑप्शन क्या था, इनिशियल रेकग्निशन के वक्त हमसे पूछा गया था कि होल्ड टिल मैच्योरिटी है, अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखना है, ये डिफॉल्ट है। ये क्या है, डिफॉल्ट कैटेगरी है। आपकी इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर की डिफॉल्ट कैटेगरी क्या है, अगर होल्ड टिल मैच्योरिटी है तो अमोर्टाइज कॉस्ट। लेकिन आपसे पूछा गया था अगर पसंद करते हो तो FVTPL इनिशियल रिकग्निशन पर लगा लो, लेकिन ये फिर इररिवोकेबल है। यानी यहां पर डिफॉल्ट क्या था, अमोर्टाइज कॉस्ट। इलेक्टिव क्या बना, इलेक्टिव क्या बना, FVTPL। बिजनेस मॉडल होल्ड और मे सेल था, तो सेनेट ने कहा FET OCI लगाओ। लेकिन अगर पसंद करो तो FVTPL पे जा सकते हो, लेकिन इनिशियल रिकग्निशन पर ये भी इररिवोकेबल इलेक्शन है। इसका मतलब डिफॉल्ट कैटेगरी होल्ड और मे सेल के लिए डिफॉल्ट कैटेगरी क्या है, FET OCI, और इलेक्टिव इररिवोकेबल वाली इलेक्शन वाली FET, ठीक है। ये तो है ही क्या जी, नहीं बेटा आपकी आंख लग गई थी, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात की है मैंने, ये हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। अगर आपका कैश फ्लो टेस्ट पास हो जाता है और आपने इसको होल्ड करना है टिल मैच्योरिटी, तो अमोर्टाइज कॉस्ट वाला मॉडल लगाएंगे जो हम लगा रहे थे। लेकिन आपको वो कहता है इनिशियल रिकग्निशन के वक्त आप चाहो तो इसको इररिवोकेबली FVTPL में लेकर जा सकते हो, तो ये आप कर सकते हैं। तो मैंने कहा डिफॉल्ट कैटेगरी यहाँ पर अमोर्टाइज कॉस्ट, FET OCI और FVTPL है, लेकिन आप इलेक्टिव मॉडल में जा सकते हो इन दोनों के अंदर, लेकिन इनिशियल रिकग्निशन पर वो आपको इररिवोकेबली इलेक्ट करना पड़ेगा। नींद आ गई थी आपको, ठीक है। ये अभी मैंने आज पढ़ाना है, ये ऊपर आगे जाकर पढ़ाता हूँ, जरा पहले फाइनेंशियल लायबिलिटी में भी पहुंच जाऊँ, क्योंकि दोनों को ही मिसमैच इन दोनों का रिमूव कराना है, ठीक है। अच्छा, कंडीशन हमने पढ़ ली थी, एग्जाम्पल्स इसको ज़रा प्लीज़ पढ़िएगा आज लाजमी, बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स हैं, ज़रा पढ़ के बताइएगा कि हमें समझ आती है या नहीं आती है, ओके। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ये बात जी जो हमने पढ़ा 2 लेक्चर्स में तकरीबन, एक आधा दिन, एक फिर एक पूरा दिन, फिर उसके बाद भी एक आधा दिन, उसमें हमने ये जो 3 मॉडल अभी देखे हैं इनमें क्या पढ़ा था। हमने कहा था अमोर्टाइज कॉस्ट में इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हो जाती है इसमें, कैपिटलाइज होगी, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम इफेक्टिव रेट वाली PNL में जाती है, और बैलेंस शीट के अंदर इस इन्वेस्टमेंट ने अमोर्टाइज कॉस्ट में नजर आना है। अमोर्टाइज कॉस्ट क्या होती है, आपकी ये परचेज प्राइस जो थी, ठीक है, वो इनिशियल मेजरमेंट वाली फिगर प्लस इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट वाला माइनस इंटरेस्ट कूपन रेट वाला, ये है आपकी अमोर्टाइज कॉस्ट, ठीक है। तो अमोर्टाइज कॉस्ट क्या है, ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट एट इफेक्टिव लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड एट कूपन इज इक्वल टू क्लोजिंग, ये मैंने लिख दिया था यहाँ पे आपके, ठीक है। और ये फेयर वैल्यू पर लेकर नहीं जाते, अमोर्टाइजेशन की कैलकुलेशन करते हैं इसमें। अगर FET OCI में जाते थे तो हमने क्या कहा था, वो इसी के आगे ऐसे करके ना हमने वो ये तो अगर इसी को मतलब
बात करें कि मैंने हम ये जिसने खरीदे हैं उसकी बात करें तो इसी के आगे हमने 3 कॉलम ऐड किए थे, याद है? काफ़ी प्रैक्टिस भी की थी इसकी, कल भी करते रहे प्रैक्टिस इसकी, ठीक है? 3 कॉलम आगे ऐड कर दिए थे। तो अमोर्टाइजेशन कैलकुलेशन करते हैं, करने के बाद उसको फेयर वैल्यू पे लेके जाते हैं, गेन लॉस कहाँ ले जाते हैं? FET OCI में। ये दूसरा मॉडल है, ठीक है ना? बाकी सब तो सेम ही चल रहा था। तो यहाँ पर हमने कहा अगर FET OCI में चलोगे तो परचेज प्राइस प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट पर रखोगे, ये कैपिटलाइज कर देनी है आपने ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ठीक है? इंटरेस्ट को इफेक्टिव रेट वाला इंटरेस्ट जो होगा उसको इनकम स्टेटमेंट में लेकर जाओगे, और मेजरमेंट यानी बैलेंस शीट डेट पर आपका ये अमोर्टाइज कॉस्ट पर ही नजर आएगा, फेयर वैल्यू पर नजर आएगा, लेकिन पहले अमोर्टाइज कॉस्ट वाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो करने के बाद आपने इन्वेस्टमेंट को लेकर जाना है फेयर वैल्यू पे, गेन लॉस को ले जाना है OCI करना, ठीक है? यानी अमोर्टाइजेशन कैलकुलेशन हम फिर भी करेंगे, ओके? और कल से जो हम पढ़ रहे हैं, नहीं ये तो पुराना है अभी, तो FETPL इसका क्या था भाई, चुप करके इसको परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करो, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करो, ईयर एंड के ऊपर इसको ले जाओ फेयर वैल्यू पर, गेन लॉस P&L में ले जाओ, ये मत करो, अमोर्टाइजेशन कैलकुलेशन मत करो। और अगर इंटरेस्ट इनकम की बात करो, अकाउंट बनेगा जाहिर है, ठीक है? इंटरेस्ट इनकम की बात करो तो वो कौन सी लोगे? हाँ, फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट, याद आ रहा है? चलो फिर हम आगे बढ़े, ये रीड ओनली कर रहे थे आप, आगे बढ़े और फाइनेंशियल लायबिलिटी शुरू कर दिया। इसको हमने वैसे कर लिया है, पढ़ना यहां से बाकी है जी। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी के बारे में हमने कहा, हमने इशू किए डिबेंचर्स, इशूड डिबेंचर्स, लोन नोट्स, CFCs। तो इसमें 2 ही मॉडल हैं, या तो आप इसको अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखो, यहां पर डिफॉल्ट कैटेगरी क्या है? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। आवाज सही आ रही है एवरेज वालों? मुझे क्यों लग रहा है सही नहीं आ रही? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट क्या है यहाँ की? डिफॉल्ट कैटेगरी। लेकिन आप उसको FETPL पे रख सकते हो अगर आपने उसको हेल्ड फॉर ट्रेडिंग रखा हुआ है, या ये रिड्यूस करेगा अकाउंटिंग मिसमैच, यही बताता हूं, लेकिन बाद में, पहले जरा रिवाइज कर लें। बस अब पहुंच गए, ये पढ़ा हुआ यहीं से समझाना है इंशाल्लाह अभी 1 मिनट में, लेकिन पहले ये बताओ जो पढ़ लिया वो तो जरा क्लियर हो जाए, ठीक है? तो हमने 2 ही मॉडल पढ़े। फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है वो अमोर्टाइज कॉस्ट पर रखते हैं। इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है? इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है? इश्यू प्राइस लेस ट्रांजैक्शन। ये जरा नया है ना, तो जरा बताओ मुझे, इश्यू प्राइस लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ये कहां पे चलेगी? ट्रांजैक्शन कॉस्ट डिडक्ट होगी लोन प्रोसीड्स में से। इंटरेस्ट एक्सपेंस कौन से वाला लेते हो? इफेक्टिव रेट वाला, P&L में एक्सपेंस बन जाता है। मेजरमेंट यानी बैलेंस शीट डेट पर ये किस पे नजर आती है? अमोर्टाइज कॉस्ट पे, ब्रॉट डाउन प्लस इंटरेस्ट एट इफेक्टिव लेस इंटरेस्ट एट कूपन और क्लोजिंग, ठीक है? और इसको हमने फेयर वैल्यू पे लेकर नहीं जाना, अमोर्टाइजेशन कैलकुलेशन करके आ रहे हैं, ये तो आपके सामने ही ये बात हो रही, ठीक है? ये कौन सा मॉडल है फाइनेंशियल लायबिलिटी का? अमोर्टाइज कॉस्ट। और ये डिफॉल्ट कैटेगरी है, यही हुआ करती है हमारी लायबिलिटीज के लिए कैटेगरी, यही हुआ करती है। अगर आपका क्रेडिटर भी ऐसा हो जाए जो इंटरेस्ट वाला हो, यही कैटेगरी है, ठीक है ना? फाइनेंशियल लायबिलिटीज की यही कैटेगरी बन जाएगी। हमने कहा होगा ना 3 महीने में इतने पैसे दे देना, नहीं तो इंटरेस्ट लगेगा, वो लगने लग जाता है। इस तरह भी हो सकता है, इंटरेस्ट उसमें भी आ सकता है, आने को तो उसमें भी आ सकता है, ठीक है? खैर चले छोड़े। लायबिलिटीज के डिफॉल्ट कैटेगरी क्या है? अमोर्टाइज कॉस्ट। लेकिन अगर आपने उसको ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है तो आप FETPL में भी जा सकते हैं। वो FETPL क्या था? FETPL में हमने कहा था कि इश्यू प्राइस पे इसको रिकॉर्ड करो, यहां पे लिख लो फेयर वैल्यू अमाउंट ऑफ लोन, इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी? अमाउंट ऑफ लोन रेज यानी इश्यू प्राइस, यही होती है ना? और ट्रांजैक्शन कॉस्ट का क्या किया था हमने? ये कल वाले सवाल के अंदर, अभी थोड़ी देर पहले भी आया है सवाल, पता नहीं कहाँ गया। मैंने एक्सपेंस की एंट्री की है उसमें, मुझे लगता है मैंने एंट्री नहीं की, मुझे लग रहा है मैंने एंट्रीज की नहीं है असल में, शायद एंट्रीज मैंने पास नहीं की है ना। चलो एंट्रीज अगर होती तो नज़र तो आए ना कम से कम, मैं देखता हूँ ना एंट्री, ये पहुँच गए ये, अच्छा एंट्रीज की नहीं थी। ये जो 25A किया है अभी, इसकी एंट्रीज की नहीं ना, तभी ये देखो एंट्री क्या हो रही है? ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज एक्सपेंस आउट इन FETPL, एक्सपेंस डेबिट, ये एंट्रीज मैंने की नहीं थी। मैं भी कहूँ एंट्री, क्योंकि पिछले सवाल में तो 0 था ना जो हमने क्लास में किया था। चलें कौन से पेज पे थे हम? 640, अच्छा 40, ये तो इश्यू प्राइस पे इसको रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करेंगे और मेजर करेंगे डेट, रिपोर्टिंग डेट के ऊपर किस पर? डेट लायबिलिटी विल बी रीवैल्यूड टू फेयर वैल्यू विद गेन लॉस इन P&L, हाउएवर एनी चेंज ड्यू टू कंपनी ओन रिस्क इज, ये बात कर ली हमने, ओके?
अच्छा ये मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद अमॉर्टाइजेशन कैलकुलेशन नहीं करनी, और अगर इसमें भी इंटरेस्ट आएगा, एफपीटीपीएल में इंटरेस्ट आएगा, तो वो इंटरेस्ट फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट के ऊपर। ये तो कल किया था ना, आज वाले सवाल में जो एंट्रीज नहीं की उस पर भी आपको नजर आ रहा होगा, जाके देख लें 25A के अंदर। तो आपका एफपीटीपीएल मॉडल में इंटरेस्ट आए, चाहे इन्वेस्टमेंट वेंचर है, आपने कहीं से इन्वेस्टमेंट कर रखी है या इश्यू कर रखे हैं, एफईटीपीएल मॉडल के अंदर हैं, तो फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट पर इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, अगर आपने इश्यू किए हुए हैं तो। ठीक है, कोई मसला यहां तक? अच्छा, क्रेडिट रिस्क इज द रिस्क दैट वन पार्टी टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विल कॉज अ फाइनेंशियल लॉस। अच्छा ठीक है। ओन क्रेडिट रिस्क इज अ सिचुएशन इन विच आवर कंपनी इज फाइनेंशियल डिफिकल्टी एंड वी आर नॉट। ठीक है जी, ये पढ़ लिया आपने। अच्छा जी, आप जिसका आपको इंतजार था वो आ गया। वो ये कहता है, पहले समझें होता क्या है, फिर अगली बात पूरी करते हैं। पार्ट 2 शुरू करना है, करें।